नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी मानसी दवे हैं और शरद दुबे हैं। आज है वीकली एक्सपायरी और बाजार में भारी उठापटक हो रही है, लेकिन अच्छी चीज है कि बाजार अपने जो क्रूशियल लेवल्स हैं उनको बचाने में अब तक कामयाब रहा है। हालांकि निफ्टी 300 अंकों की रेंज में उठापटक काफी ज्यादा हो रही है और इस वक्त निफ्टी 50 अंकों पर है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 35 अंकों की गिरावट है और ये गिरावट तब है जब एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों के दोनों शेयर आज तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। बाजार की जो नजर है अगले ट्रिगर्स पर है, जो कि सबसे बड़ा ट्रिगर होगा बाजार के लिए अर्निंग और दूसरा होगा टैरिफ को लेकर अमेरिका के साथ भारत की डील। देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है, लेकिन अगले 1.5 घंटे आप हमारे साथ बने रहिए। शुरुआत करेंगे शो की हेडलाइंस के साथ। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में तेज उतार चढ़ाव। निफ्टी 50 अंक चढ़कर 25,500 के पास, वहीं बैंक निफ्टी 57,000 के नीचे फिसला। ग्लोबल बाजारों से अच्छे संकेत। डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स करीब 50 अंक ऊपर, वहीं यूरोपीय बाजार भी हरे निशान में खुले। ऑटो शेयरों में रफ्तार। हीरो मोटो, एम&एम और मारुति में करीब 1 से 2% की तेजी, वहीं टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो में भी मजबूती। लगातार 10वें दिन फार्मा शेयरों की सेहत दुरुस्त। नैटको फार्मा, अजंता फार्मा और इप्का लैबोरेटरीज में 3 से 4% तक की तेजी, वहीं सन फार्मा, बायोकॉन, सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज आधे से 1% ऊपर। तेल गैस शेयरों में एक्शन, ऑयल इंडिया, ओएनजीसी, गेल 1 से 3% चढ़े, वहीं एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रो भी 2 से 2.5% तक मजबूत। 4 दिन की कमजोरी के बाद एफएमसीजी शेयरों में रौनक। यूबीएल, इमामी, ब्रिटानिया 1 से 1.5% चढ़े, वहीं कोलगेट, नेस्ले और डाबर में भी तेजी। लगातार दूसरे दिन बढ़ी मेटल शेयरों की चमक। जिंदल स्टेनलेस, एनएमडीसी और नैल्को में 1.5% तक की तेजी। टाटा स्टील और हिंडाल्को में भी 1% से ज्यादा की मजबूती। एनबीएफसीज शेयरों में लगातार दूसरे दिन गिरावट। बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस 1 से 1.5% फिसल कर निफ्टी के टॉप लूजर्स, वहीं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर भी दबाव। डिस्काउंट पर ब्लॉक डील से नायका करीब 4% टूटा। 6 करोड़ शेयरों की डील इन्वेस्टर हरिंदर पाल सिंह बंगा ने करीब 2.25% हिस्सेदारी घटाई। ईटी नाउ स्वदेश की खबर का बड़ा असर। शीला फोम ने सीईओ के रेजिग्नेशन लेटर को पूरी तरह से किया सार्वजनिक। पहले के डिस्क्लोजर में रेजिग्नेशन लेटर में कई पैराग्राफ को किया गया था ब्लैक। और मेन बोर्ड आईपीओ इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेस की सुस्त लिस्टिंग। एसएमई आईपीओज मूविंग मीडिया और प्रो एफेक्सटेक की भी सुस्त लिस्टिंग। वहीं वेलेंशिया की 20% के भारी डिस्काउंट पर ठंडी लिस्टिंग। इंडो गल्फ, मूविंग मीडिया और वेलेंशिया पर मार्केट एक्सपर्ट्स ने दी थी अवॉइड की रेटिंग। स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल में। ऑफ कोर्स उठक पटक चल रही है और वॉलेटिलिटी का जो दिन है, और निफ्टी की बात करें तो 25,500 के लेवल्स के आसपास है, लेकिन बैंक निफ्टी 57,000 लेवल्स के नीचे आया। लेकिन इम्पैक्ट वाले स्टोरीज बहुत हुए हैं ईटी नाउ स्वदेश में, और उसका एक एक करके जो इम्पैक्ट एनालिसिस है, भले आईपीओ का हो या कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर का हो, ये पूरे शो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन आज क्या है शो में फ्लेवर में, एक्शन पैक 1.5 घंटा रहेगा। एक एक करके हम बताते हैं कि आज जो है क्रोनोलॉजिकली क्या इंपॉर्टेंट जो है आइटम्स रहेंगे हमारे शो में। सबसे पहले 2-5 में वायदे बाजार की स्ट्रैटेजी रहने वाले हैं। यहाँ पे क्या मार्केट का मूड है, इंडेक्स की क्या स्ट्रैटेजी है, कहाँ पे स्टॉक्स में वायदे बाजार में कमाई के मौके बनते हैं, ये हम आपके सामने लाएंगे। क्लोजिंग ट्रेड्स में हमारे गेस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निकल कॉल्स देने वाले हैं। 2:40 में देखें तो ऑप्शंस के चैंपियन रहेगा। 3 बजे मार्केट एट 3, जहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज फ्लो रहेगा जो हम कैप्चर करेंगे, उनका इम्पैक्ट एनालिसिस उसी समय आपको बताएंगे। 3:10 को अहम बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स रहेंगे और 3:20 को इवेंट्स टू वॉच रहने वाला है। लेकिन बाजार की बात करें तो ऑफकोर्स अब कहेंगे कि जो रेंज है, रेंज बाउंड बाजार ऑफकोर्स है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो अभी भी पॉजिटिव है। निफ्टी लगभग 75 अंक चढ़कर 25,500 के लेवल्स के पास है। वही बैंक निफ्टी की बात करें तो ऊपर से 200 अंक गिरा हुआ है, तो बैंक निफ्टी में थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर ज़रूर आ रही है। 57,000 का जो लेवल्स है उसके पास ट्रेड कर रहे हैं।
टॉप गियर में ऑटो शेयर आए हैं और हीरो मोटोकॉर्प जो है निफ्टी का टॉप गेनर भी है। तो यहाँ पे ऑफकोर्स बुलिश नज़रिया भी टेक्निकल गैस का बन रहा था और ये हम आपके सामने ला रहे हैं। तेल गैस के शेयर चढ़े हैं। ऑयल इंडिया, ONGC, गेल 1 से 3% ऊपर हैं। और वही फार्मा शेयर्स की बात करें तो यहाँ पे एक्सपोर्ट डेटा भी हमने कल आपको बताया था, मई के एक्सपोर्ट डेटा जो है एनकरेजिंग देख रहे हैं, खासकर कि टैरिफ लगने के पहले या टैरिफ का जो डेडलाइन है उसके पहले फार्मा एक्सपोर्ट ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। नैटको फार्मा, अजंता फार्मा, इप्का लैब्स, मिड कैप स्टॉक से फार्मा के 3 से 4% दौड़े हैं, तो इस पे भी हमारी नज़र रहने वाली है। लेकिन बड़ी बातें के अलावा जो है बहुत सारे स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लो हो रही है। मानसी, यहाँ पे कुछ सेक्टर स्पेसिफिक भी न्यूज़ फ्लो है, स्टॉक स्पेसिफिक भी है और अब अपडेट्स भी आने लगे, धीरे धीरे करके अपडेट्स आएंगे। तो आपके बिग बजर्स में कौन से स्टॉक्स है जो आपको देख रहा है कि यहाँ पे मूवमेंट आ रही है? बिग बजर्स की तो बात करेंगे, बट शरद कॉम्प्लीमेंट्स टू यू, शीला फोम, वाटर रिसर्च और अब इनफैक्ट टीटी नाउ स्वदेश की खबर के ठीक बाद मैनेजमेंट को कई सारी बातें डिस्क्लोज करनी पड़ी। इस पर आगे विस्तार से बातचीत करेंगे, आप तक का पूरी खबर भी पहुंचाएंगे, जिसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। लेकिन बिग बजिंग मोमेंटम की अगर बात करें, यस, आज स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टोरल अप्रोचेस भी हैं और पॉकेट्स जो नहीं चल रहे थे, यूँ कह सकते कि साइडवेज थे, वो पॉकेट्स में भी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। देखिए, वीकली एक्सपायरी है, वॉलेटिलिटी बड़ी रैशनल है और वो दिख रही है, लेकिन बावजूद इसके मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। वायर और केबल वाले शेयर्स में अच्छी खासी तेजी, पॉलीकैब इंडिया, KEI इंडस्ट्रीज, हैवेल्स, ये सब स्टॉक्स अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 2 से 2.5% तक की तेजी ड्यूरिंग द एंटायर सेशन। दिन की शुरुआत से ही जो मजबूती का दौर है वो जारी है और अब तक तेजी है वो कायम इस वक्त नजर आ रही है। तो इन स्टॉक्स पर नजर रखें, इनका ज्यादा जिक्र नहीं होता, लेकिन आज के सत्र में ये स्टॉक्स काफी अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। मेटल शेयरों की चमक थी, वो चमक गेंस थोड़े फिजल आउट होते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन लगातार ट्रेडिंग सेशन दर ट्रेडिंग सेशन मेटल स्टॉक्स में शाइन है, तो इसे ऑब्जर्व करना चाहिए और वॉच लिस्ट में रखना भी चाहिए। ऑफकोर्स ग्लोबल कनेक्ट से कनेक्टेड है ये स्पेस और विदेशी बाजार, बेस मेटल्स की चाल, इन तमाम पर भी फोकस रखना चाहिए। लेकिन NMDC, नैल्को, ये स्टॉक्स में तो हम देख रहे हैं आधे से 1.5% तक की तेजी। टाटा स्टील के AGM हुई थी और उनके टेक ओवेज जो थे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैनेजमेंट ने बातचीत अपनी रखी और उसके ठीक बाद उन्होंने ये भी कहा कि कौन से डेवलपमेंटल अप्रोचेज हैं, क्या कुछ हैं, फॉरवर्ड लुकिंग वो मानकर चल रहे हैं। और उन तमाम चीज़ों के बाद हम देख रहे हैं टाटा स्टील के स्टॉक प्राइस में एक इम्पैक्ट आता हुआ। कूलिंग प्रोडक्ट्स, ये भी इनफैक्ट ट्रेंड से विपरीत, सीजनलिटी फैक्टर की अगर बात करें तो ऑनसेट ऑफ मॉनसून के साथ साथ ये जो कूलिंग प्रोडक्ट्स हैं, AC, फ्रिज, इनकी डिमांड कम होती है, लेकिन अब सीजनलिटी फैक्टर को भी बाजार वॉच आउट नहीं कर रहा है। इन स्टॉक्स को अगर आप देखेंगे, वोल्टास, ब्लू स्टार, करीब 3 से लेकर 5% तक की तेजी। तो जैसे सीमेंट सेक्टर में भी सीजनलिटी फैक्टर प्ले आउट नहीं हो रहा है, इन सेक्टर्स में भी हम देख रहे हैं मजबूती कायम है और अच्छा खासा मोमेंटम पकड़ कर रखा है इन शेयरों ने। ऑटो बिक्री के आंकड़े जो कि मिक्स बैग थे, लेकिन ट्रैक्टर बिक्री काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी। हमारे अनुमान बिल्कुल सही और सटीक साबित भी होते हुए दिखे थे। उसके ठीक बाद ऑटो और ऑटो एंसलरी का जो पूरा का पूरा स्पेस है, वहाँ पर अच्छा खासा एक्शन है। TVS मोटर, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये सारे स्टॉक्स हैं, ये कल भी चल रहे थे, आज के सत्र में भी अगर आप देखें अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे हैं। ऑटो के साथ ऑटो एंसिलरी की चाल पर भी खास तौर से नज़र ज़रूर रखिएगा। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे, ऑयल रिफाइनर्स, ऑयल मार्केटिंग, ऑयल प्रोड्यूसर्स, इन तमाम स्टॉक्स पर भी नज़र होनी चाहिए। आज सुबह हमने टच बेस किया था, आपको बताया था, इसमें एक्सपर्ट से राय भी ली थी, तब से लेकर अब तक इन स्टॉक्स में मोमेंटम कायम है। ऑयल इंडिया, MRPL, चेन्नई पेट्रो, इनफैक्ट 2-2%, 2-3% के गेंस तो चेन्नई पेट्रो MRPL में है, लेकिन ऑयल इंडिया का स्टॉक सुबह जब हमने इसे डिस्कस किया था तब से लेकर अब तक में मजबूती दिखा चुका है। इस वक्त अगर आप देखेंगे 4% की तेज़ी पर ये ट्रेंड करता हुआ। सो ऑयल रिफाइनर्स पर खास तौर से नजर। काफी सारे पॉकेट्स हैं, बास्केट्स हैं, जहां पर अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। अच्छी पेडिग्री वाले जो स्टॉक्स है वो काफी अच्छा इस वक्त एक्शन दिखा रहे हैं। इसमें मेटल्स शामिल है। फार्मा सेक्टर की सेहत बेहद दुरुस्त नजर आ रही है। फार्मा अब अकेला एक सेक्टर नहीं, उसमें कई सारे सब सेक्टर्स भी एडअप हो चुके हैं। निफ्टी फार्मा इंडेक्स भी स्क्रीन पर आना चाहिए। फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, हॉस्पिटल, क्रैम, CDMO, ये सारे के सारे स्पेस है जो कि डिफेंसिव के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं और बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। इंडेक्स आपके स्क्रीन पर 25,500 के लेवल्स को टिकाए रखा है निफ्टी ने, लेकिन क्या इन लेवल्स को सस्टेन कर पाएगा निफ्टी? क्योंकि वीकली एक्सपायरी का सेशन है, उठापटक, वॉलेटिलिटी बिल्कुल नजर आ रही है। और बैंक निफ्टी पर भी एक नजर, और ब्रॉडर मार्केट्स में स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम तो अभिषेक ढेर सारी दिख रही है। स्ट्रैटेजी वाइज आपके रेडार पर क्या कुछ है?
मानसी, जो सुबह स्टॉप लॉस बताया था और जो बताया था रेजिस्टेंस, बिल्कुल आज बाजार ने उसी को रेस्पेक्ट किया है। 25,400 हमने देखा कि उसके आसपास गया और ऊपरी लेवल पर 25,600 के आसपास गया। उसके ऊपर निकलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है और यहाँ से अगर गिरावट आनी है तो 25,400 के नीचे जाएगा तो ही आएगा, तब तक मामला सुरक्षित लग रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन यह है कि वीकली एक्सपायरी है, बाजार में आज हमने दिन भर उतार चढ़ाव होते हुए देखा है और निफ्टी फिलहाल 25,500 और निफ्टी बैंक की बात करें तो 57,000 के स्तर को बचाने की कोशिश यहाँ पर होती हुई दिख रही है। बाजार फ्रेगमेंटेड है, कोई एक तरफ से मूव आ नहीं रहा है और आएगा भी नहीं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपको ना स्टॉक स्पेसिफिक बाजार में होना पड़ेगा, क्योंकि इंडेक्स एक तरफा मूव अभी देगा नहीं। आईटी, ऑटो, फार्मा, हॉस्पिटल शेयर ये जो चल रहे हैं बाजार को सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। सरकारी बैंक हो गया, रियल एस्टेट हो गया, मेटल हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा दबाव है। और अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल बाजार भी बाजार के लिए सपोर्टिव हैं और डाउ फ्यूचर्स में भी हल्की सी तेजी पर ही कारोबार हो रहा है। लेकिन निफ्टी की कहानी ये है कि 50 अंक ऊपर, निफ्टी बैंक की कहानी ये है कि 50 अंक नीचे, तो ये काफ़ी रेंज में है। और हम देख रहे हैं कि ब्रॉडर मार्केट में थोड़ा सा टिल्ट है। पॉजिटिविटी आपको देखिएगी मिड कैप और स्मॉल कैप में, क्योंकि एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो है 1468 शेयर मजबूत हैं और करीब करीब 1244 शेयर इस वक्त गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो रणनीति ये है कि ये बिजनेस अपडेट्स कंपनीज के जब तक फुल फ्लेजेड आने, जब तक शुरू नहीं हो जाते हैं या फिर नतीजे जब तक नहीं आते हैं, तब तक बाजार कंसोलिडेशन अपना जारी रखेगा और बाजार में बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक होने का ही ये समय है। मूव तभी आएगा जब निफ्टी का सपोर्ट टूटेगा 25,400 का। इसके नीचे अगर निफ्टी चला गया क्लोजिंग बेसिस पर तो शायद आप थोड़ी गिरावट आप निफ्टी में बढ़ते हुए देख सकते हैं। और अगर हम तेजी की बात करें तो 25,600 एक टफ रेजिस्टेंस है। मैं चेक कर रहा था ऑप्शंस के आंकड़े भी, काफी तगड़ा रेजिस्टेंस वहां पर है। करीब 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट है, करीब 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट है। तो देखते हैं कि क्या आगे 25,600 पार होता है तो आप थोड़ी शॉर्ट कवरिंग की आप उम्मीद कीजिएगा, अदरवाइज तो रेंज में ही है। ट्रेंड रिवर्सल के संकेत अभी मिल नहीं रहे हैं और अगेन मैं फिर से यही कहूंगा कि शॉर्ट करने का ये बाजार है नहीं, क्योंकि रेंज काफी नैरो हो और उठापटक भी काफी ज्यादा हो रही है, शॉर्ट करके फंसने का जोखिम है। निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो 300 अंकों की रेंज में आज काफी ज्यादा उठापटक हुई है और 57,000 के पास टिकने की निफ्टी बैंक कोशिश कर रहा है। हालांकि आज इंटरेस्टिंग चीज यह है कि अगर आप देखेंगे निफ्टी बैंक के 12 शेयरों को तो 12 में से 4 शेयर मजबूत आपको दिखेंगे और उन 4 शेयरों में एचडीएफसी बैंक है और आईसीआईसीआई बैंक है। बावजूद उसके आप देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक थोड़े से ना दबाव के साथ कारोबार कर रहा है। उसकी वजह यह है कि कोटक बैंक कमजोर है, एक ठीक ठाक कंस्टिट्यूएंट है। एसबीआई हम देख रहे हैं कि मतलब घूम फिर के 800 रुपए के आसपास के लेवल आ जाते हैं। आज एसबीआई में प्रेशर हम देख रहे हैं और पीएनबी में भी प्रॉफिट टेकिंग दिख रही है। हालांकि इनके बिजनेस अपडेट के जो आंकड़े आए थे वो अच्छे आए थे। तो निफ्टी बैंक के लिए 56,800 ये रेजिस्टेंस रेंज हमने सुबह भी बताए थे आपको, और उसके नीचे अगर गया तो 56,500 वहां तक मामला सुरक्षित लग रहा है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो 57,500 ये रेजिस्टेंस का लेवल है। इसके ऊपर जब तक नहीं निकलता निफ्टी बैंक तब तक शायद आपको एक रेंज में ही कारोबार करता हुआ दिखेगा। तो कंसोलिडेशन का बाजार है और फ्रेश ट्रिगर्स का इंतजार है और आपको स्टॉक स्पेसिफिक होना ही पड़ेगा मार्केट में, तभी जाकर आप ऐसे बना पाएंगे। और हम ट्रेंड वो देख भी रहे हैं 2-3-4 दिन से, जब से जुलाई की शुरुआत हुई है तब से हम देख रहे हैं कि बाजार एक रेंज में फंस के रह गया है। लेकिन एक्सपर्ट से समझते हैं कि आपकी रणनीति होनी क्या चाहिए। एंजल वन के ओशो कृष्ण हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओशो जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। निफ्टी में आपकी ओशो रणनीति क्या होगी? बाय ऑन डिप्स ये स्ट्रेटजी तो लोगों के शायद काम आ रही है, 25,500 के आसपास है, क्या जो बचा हुआ 17 है या फिर कल के लिए मान लीजिए निफ्टी में आप किस साइड का ट्रेड लेंगे? वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। सी ओवरऑल ये पूरे हफ्ते अगर हम निफ्टी में देखें तो एक कूलिंग पीरियड पे है अभी बेंचमार्क इंडेक्स। लास्ट वीक हमने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखा था, बट इस वीक स्टार्टिंग से ही एक रेंज बाउंड मूवमेंट या फिर हम बोल सकते हैं कि टाइम वाइज करेक्टिव फेज में मार्केट एंटर करते हुए दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पे अगर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को छोड़ दें तो ब्रॉडर मार्केट में काफी अच्छा पॉजिटिव ट्रैक्शन है, अंडरटोन काफी पॉजिटिव देखने को मिल रही है। बट अगर निफ्टी में अगर हम देखते हैं तो पिछले 3 दिन से बहुत ही स्मॉल रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल रहा है एंड आज के लिए जो मैक्सिमम पेन है वो नियर अबाउट 25,500 के आसपास का ही है। तो मुझे लगता है कि कोई भी ज्यादा ट्रैक्शन अभी निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकता है। ऑल्दो अगर हम देखें आज और नो डाउट अपॉर्चुनिटीज हमें बाइंग साइड के देखने को मिले थे। 500 से निफ्टी वापस 600 का एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखाया था एंड वापस से वहां से करेक्शन जोन पे आया है। तो ओवरऑल ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है निफ्टी पे एंड मुझे लगता है सेम व्यू है मेरा भी कि जब तक 25,400 के नीचे
स्ट्रांगली करेक्शन नहीं देखते हैं तब तक मार्केट को बाय ऑन डिप का ही अप्रोच करना चाहिए। एंड यहां से भी अगर करेक्शन आता भी है तो हार्डली 200-250 पॉइंट का नीचे करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी में ओवरऑल 25,400 का बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है एंड हायर लेवल्स पे 25,600 फॉलोड बाय 670 से 740 का जो बेयरिश गैप है उसका मेजर हर्डल रहेगा। इसके ऊपर निकलने के बाद ही यहाँ निफ्टी में हमें एक फ्रेश ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। बट अभी इस रेंज बाउंड मूवमेंट में बिल्कुल सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट हमें देखने चाहिए। बिकॉज अगर हम इसी हफ्ते देखें तो पीएसयू बैंक्स फॉलोड बाय मेटल्स एंड आज हेल्थ केयर एंड फार्मा स्टॉक्स में काफी स्ट्रांग हलचल है। सो हमें सेक्टर स्पेसिफिक या फिर स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ओके, सो इंडेक्स पर इस वक्त ये नज़रिया बनता हुआ और बस इसी रेंज में इंडेक्स इस वक्त झूल रहा है। 25,500 के इर्द गिर्द ही ट्रेड यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक अपसर्ज भी देखा था ड्यूरिंग द सेशन मार्केट ने कुछ आधे एक घंटे पहले, लेकिन वहाँ से फिर से एक वॉलेटाइल मूव आता हुआ निफ्टी पर क्लियरली नजर आ रहा है। हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से जो स्ट्रैटेजी है इस पर बिल्कुल गौर कीजिएगा, ये सही और सटीक साबित होती है। लेकिन स्ट्रैटेजी के साथ साथ इंडेक्स वाइज बाजार के नजरिए के साथ साथ स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट हो चुका है, तो फिर आपके लिए मौके स्टॉक्स में भी ढूंढने हैं और वही मौके आपको बताते हैं हमारे क्लोजिंग ट्रेड्स में। ओशो कृष्णन तो है ही हमारे साथ, लेकिन पृथ्वी फ्रिंडमार्ट से हरीश जुजारे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। बताइए आपके क्लोजिंग ट्रेड्स ऑन अ वीकली एक्सपायरी सेशन क्या होंगे? गुड आफ्टरनून मानसी जी। मार्केट एकदम एक रेंज बाउंड में है और नीचे में देखा जाए तो 25,450 400 लेवल्स के पास एक स्ट्रॉन्ग बेस सपोर्ट बना है, जैसे अदर पैनलिस्ट ने बताया। मुझे लग रहा है कि इवन 25,600 का रेजिस्टेंस जोन है, तो मुझे लग रहा है कि आज का ट्रेडिंग सेशन मोस्टली इसी साइडवेज में कंसोलिडेशन में ही क्लोज हो सकता है। ज्यादा कुछ मेजर ट्रेंड अप ट्रेंड एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं आज के लिए। मेरा एक स्टॉक मेरे रडार पे आ चुका है आज के लिए, तो क्लोजिंग के लिए मेरा वो स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल्स। देखिए, अपोलो हॉस्पिटल्स पिछले 2 दिन से एक कंसोलिडेशन में था। इसके पहले एक शार्प ब्रेकआउट देखने मिला था, तो मुझे लग रहा है कि इसमें एक ब्रेकआउट दिया है वंस अगेन, और जो ऑल टाइम हाई का क्रॉस कर चुका है उसके ऊपर कन्वीनियंसली सस्टेन कर रहा है। और फ्यूचर्स में भी देखा जाए तो वहां पे भी वो है बिल्टअप हुआ है। मुझे लग रहा है कि अपोलो हॉस्पिटल बाय करने की राय रहेगी करंट लेवल्स पे। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से 7,800 और 8,000 लेवल्स के भी मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने मिल सकते हैं। और 7,400 का सपोर्ट बेस बन चुका है, तो उसी का स्टॉप लॉस मान के चलना चाहिए। 7,400 के स्टॉप के साथ मुझे लग रहा है कि अपोलो हॉस्पिटल्स में बाइंग कर सकते हैं करंट लेवल्स पे। अपोलो हॉस्पिटल हम देख रहे हैं कि जब से रीस्ट्रक्चरिंग का कंपनी ने ऐलान किया है और कुछ कारोबार को अलग करके कंपनी लिस्ट कराएगी, उसके बाद से मोमेंटम अच्छा बिल्ड हो रहा है अपोलो हॉस्पिटल में। 7,500 रुपए के ऊपर ये शेयर निकला है और 1.5-2% के आसपास की तेजी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। एक बढ़िया शेयर ये निकाला है हरीश जी ने, और बढ़िया इसलिए भी क्योंकि आज ये निफ्टी का टॉप गेनर भी है। आज अगर आप निफ्टी को सपोर्ट करने वाले अगर हम शेयरों की बात करें तो उसमें हॉस्पिटल, फार्मा, ऑटो और IT, ये मेजर ये 3 पैक आपको दिखाई देंगे। लेकिन दूसरी साइड पर आज देख रहे हैं हम लोग कि जो मेटल वाले जो शेयर हैं थोड़ी रिवर्सल के संकेत दे रहे हैं। रिवर्सल कहेंगे या थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग कहेंगे, एक बार जरा चेक कर लेते हैं। क्योंकि आज देखिए JSW स्टील एक सॉलिड स्टॉक है ये, और इसमें करीब 1.5% के आसपास की गिरावट है। निफ्टी का तीसरा सबसे ज्यादा गिरने वाला ये शेयर है। ओशो जी, जरा चेक करेंगे आप JSW स्टील को? मोमेंटम में तो कोई ब्रेक नहीं है ना? सी ओवरऑल एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट आया है काउंटर में 1010 1020 के पास, एंड उसके बाद बिल्कुल स्ट्रांग मूवमेंट आई है। कल काफी स्ट्रांग मेटल सेक्टर में एक मूवमेंट देखने को मिली थी। तो आज का जो डेवलपमेंट है वो जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग के सेंस में देखना चाहिए। अभी भी काफी स्ट्रांग लग रहा है टेक्निकल पर्सपेक्टिव पे। 1020 1030 के जोन में अगर आता है तो वापस से बाइंग का व्यू लेकर के चलना चाहिए। मुझे लगता है वापस 1080 से 1100 के टारगेट्स इसमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। 100 तक के टारगेट्स शॉर्टर टर्म बेसिस पर ही नजर आ सकते हैं और इसीलिए एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाए इस प्रॉफिट बुकिंग के फेज को। मेटल्स में लगातार शाइन दिखने के बाद इस वक्त इंडेक्स में भी और स्टॉक वाइज भी आप देखेंगे एक प्रॉफिट बुकिंग गिरावट ऊपरी स्तरों से देखने को मिली है। लेकिन ओशो, आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन भी आप बताइए। आप क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे आपके? केमिकल एंड फर्टिलाइजर स्पेस में से एक बाय का व्यू है। टाटा केमिकल्स में अगर हम देखें तो
पिछले कई दिनों से अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे कंसोलिडेट कर रहा था, बट आज काफी स्ट्रांग बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिल रही है। सो करंट लेवल्स पे बाई करने का सलाह है टाटा केमिकल्स को। 920 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें एंड मुझे लगता है 980 से 1000 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। एंड सेकंड काउंटर है एफएमसीजी स्पेस में। एफएमसीजी में काफी स्ट्रांग कंसोलिडेशन के बाद थोड़ा बाइंग मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है एंड इसमें से प्रेफर्ड पिक है डाबर। डाबर में अगर हम देखें तो ट्रिपल बॉटम का फॉर्मेशन बनते हुए दिखाई दे रहा है, तो करंट लेवल्स पे एक्यूमुलेट करने की सलाह बन रही है। 478 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल शॉर्टर टर्म में 510 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ये तो बिल्कुल दो शेयर्स आ गए हैं ओशो कृष्णन की तरफ से भी। डाबर इंडिया पर खरीदारी के मौके आपको ढूंढने, और टाटा केमिकल्स अच्छा तेजी का दौर इस स्टॉक में आज के सत्र में करीब 2% तक की मजबूती, 980 तक के लेवल्स यहां पर नजर आ सकते हैं। 920 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। हमारे एक और एक्सपर्ट, हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट विवेक कारवा भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। विवेक, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। एट दिस प्रेजेंट पॉइंट अगर देखें मार्केट में 50-50 सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देखने को मिली है। ऑटो, फार्मा, एफएमसीजी, कंजम्पशन इनफैक्ट बैकसीट पकड़ कर रखी थी। आज के सत्र में एफएमसीजी पैक ने वापस से तेजी का दौर देखा है, और वहीं आईटी और एनर्जी में भी मजबूती। ऑन द फ्लिप साइड मेटल, रियल एस्टेट और पीएसयू बैंक स्पेस में बिकवाली है। कैसे देख रहे हैं मार्केट के टेक्सचर को आप? फंडामेंटल नजरिया क्या होगा? गुड आफ्टरनून। एक तो देखिए, मुझे लग रहा है कि आज एफआई का नंबर अच्छा खासा डिसेंट आना चाहिए। जो रुपी का रिकवरी है वो बहुत अच्छा रिकवरी दिखाई दे रहा है बाजार में। 85.29 आ गया है, तो मुझे लगता है कि कुछ स्ट्रेंथ आ रही है रुपी के साइड में। यूएस तो लग रहा है कि कुछ इन्फ्लोज आज आ रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी अभी थोड़ी देर पहले अभिषेक ने भी कहा था कि आज जो मूवमेंट अच्छा खासा आपको दिख रहा है वो फार्मा, हेल्थ केयर और एक और सेक्टर बोला था उन्होंने जो जिसपे आईटी। तो ये दो सेक्टर पे मैं कई बार टिप्पणी कर चुका कि मुझे ये अच्छे लग रहे हैं, और अभी भी मुझे लगता है कि ये सेक्टर्स आपको आगे चल के लीड करते हुए दिखा सकते हैं। जहां तक कंजम्पशन की बात है, आई थिंक वो भी आपको एक एफएमसीजी नहीं इन पर्टिकुलर, लेकिन हाँ ओवरऑल कंजम्पशन की अगर बात करो तो मुझे लगता है कि वहां पे भी आपको स्ट्रेंथ आगे चल के दिखने वाली है। पर्टिकुलरली एक तो मॉनसून अच्छा चल रहा है, और ओवरऑल जो सिनेरियो, इकोनॉमिक सिनेरियो वो ठीक ठाक है, तो मुझे लगता है कि कंजम्पशन यहाँ से आपको बूस्ट होते हुए दिखेगा। और कई फैक्टर्स है, उसके पहले भी हमने बात की है, जैसे इनकम टैक्स रेट स्लैब्स में चेंजेस हुआ है, आरबीआई के थ्रू काफी लिक्विडिटी इन्फ्यूज किया गया है बाजार में, डिविडेंड अच्छा खासा गवर्नमेंट को मिला आरबीआई की तरफ से। तो मुझे लग रहा है कि एक लिक्विडिटी सर्ज है, तो इसके कारण अपना बाजार मतलब इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देख सकते हो आप। मुझे लगता है कि लिक्विडिटी ड्रिवन रैली वापस आपको बाजार में देखने को मिल रही है, जो कुछ महीने पहले थी। तो ये आगे चल के रिस्की बन सकता है, लेकिन फिलहाल बुलिश सिनेरियो ही है। ठीक है, ये विवेक जी की व्यू हो गई। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो कुछ अच्छा, निफ्टी में थोड़ी सी ना गिरावट बढ़ी है। अब जो तेजी रह गई है वो रह गई है 28 अंकों की, और निफ्टी बैंक करीब 100 अंक नीचे है, 56,900 के आसपास। थोड़ा सा मतलब आज काफ़ी वोलेटाइल है मामला। लेकिन एक व्यू चाहिए इंडिगो के शेयर पर आपसे हरीश जी। इंडिगो में आज 3% के आसपास की गिरावट है। ऐसी कोई बुरी खबर नहीं आई इंडिगो के लिए, शेयर चला था, थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, बल्कि पॉजिटिव खबरें ही आई हैं हाल फिलहाल। तो एक छोटी सी खबर आई थी कि एटीएफ के दाम में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ था, 3-4 महीने से गिर रहा था, थोड़ी सी बढ़त आई थी। इंटरग्लोब एविएशन, मान लीजिए मुझे अगर एंट्री करनी हो तो आपके हिसाब से सही जोन क्या होगा? किस भाव पर ये शेयर लपकने का मौका होगा? जी, अगर देखा जाए तो पिछले लास्ट वीक में हमने इसमें कॉल दिया था, और मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट एग्जैक्टली ब्रेकआउट पे था उस टाइम पे। तो देखिए, जो लेवल्स प्रीवियस ऑल टाइम हाई थे जो 5700 के आसपास, तो वो क्रॉस होने के बाद हमें शार्प रैली देखने मिला था इंडिगो में। सो मुझे लग रहा है कि फिर से जो वो अभी सपोर्ट बन के रह चुका है। मुझे लग रहा है कि 5700 के जो लेवल से सपोर्ट है अभी फिलहाल के लिए, तो ऑलमोस्ट प्राइस उसी के आसपास मूव हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि 5700 के आसपास जो मूव हो रहा है सपोर्ट बन के रहेगा। अगर किसी के पास लॉन्ग है तो होल्ड करना चाहिए। मुझे लग रहा है फ्रेश बाइंग को भी मैं यहाँ पे रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो भी आज फॉल आया हुआ है ये सिर्फ करेक्टिव फेज में ही है। ऑलरेडी स्टॉक एक क्लियर ब्रेकआउट दे चुका है, तो सपोर्ट के आसपास मूव हो रहा है स्टॉक प्राइस। मुझे लग रहा है कि ये जो डिप्स है एक्यूमुलेट के लिए यूज करना चाहिए। मुझे लग रहा है अपॉर्चुनिटी बनेगा बाय करने के लिए।
तो 57 के आसपास मैं बिल्कुल बाइंग का राय दूंगा। करंट लेवल्स पे भी है, फिर थोड़ा डिप मिलता है तो और थोड़ा, तो मुझे लग रहा है कि बाइंग करना चाहिए। और स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस जो है 5650 के आसपास रखना चाहिए। मुझे लग रहा है कि फिर से एक बार इसमें रैली शुरू हो सकती है वापस, और ऊपर की ओर लग रहा है कि 6000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो फिर से रीटेस्ट कर सकता है। उसके ऊपर निकला तो फर्दर रैली देखने मिल सकता है इंडिगो में। ठीक है, 5700 के आसपास आ जाए तो आपके लिए एंट्री पॉइंट बढ़िया बन जाएगा, और 5650 का स्टॉप लॉस लगा के आप इंटरग्लोब एविएशन को ट्रेड कीजिए। एक मोमेंटम में शेयर और दिख रहा है। बायोकॉन के लिए कल खबर आई थी कि उन्होंने एक वजन घटाने वाली दवा लॉन्च की है। शरद, आई एम राइट, ये वजन घटाने की कोई दवा आई थी ना इनकी? जी बिल्कुल, हाँ, वो 18 से 20,000 रुपए का जो प्राइस है, लेकिन अब 1 साल के जो अप्रूवल्स ले लेंगे ना, तो इनका जो एक्सक्लूसिविटी वो कम हो जाएगा, यानी कि जेनरिक वेट लॉस ड्रग्स आने लगे हैं 6-7 हज़ार वाले जो सस्ते वाले हैं। और आप देखिए एस्थेटिक्स का कितना बड़ा ज़माना आ गया कि सभी लोग ले रहे होंगे। 18 से 20,000 वजन घटाने के लिए वो था महंगा प्राइस, अब होगा 6,000। अब सोचिए कितना एक्सेस आ जाएगा। हाँ सही है, फिर तो और सही है। लोग लेकिन सोचेंगे, रिस्क बहुत है। लोग सोचेंगे प्रीमियम जिम मेंबरशिप आती है आजकल 20,000 रुपए की, थोड़ी कायदे वाली गोल्ड जिम वगैरह, 6,000 रुपए में वजन घट जाए। लेकिन बिना मेहनत किए करने पे हमेशा एक सवाल उठता है कि फिर बाद में कोई बिल बहुत बड़ा ना आ जाए। ये कैविएट हमेशा रहता है इस पर। ये टेंशन तो रहती है, लेकिन अब नया जमाना है, अब देखते हैं। एक बार जरा चेक करते हैं विवेक जी, आप भी क्या ऐसी दवाओं पर भरोसा करते हैं? और दूसरी चीज बताइए, बायोकॉन लगातार तेजी हम देख रहे हैं, क्या व्यू होगा आपका बायोकॉन के शेयर को लेकर? अभिषेक, मैं आपको मेरे 50 जिम वाले वीडियोस भेज देता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा। इस पे मैं विश्वास नहीं करता। और देखिए, ये अब मैं डॉक्टर तो हूं नहीं, लेकिन ये पक्का बोल सकते हैं विद कॉन्फिडेंस कि जो आप अननेचुरली अगर वजन घटाने की वगैरह दवाइयां लेते हो वगैरह, तो उसका साइड इफेक्ट भी आगे चल के पक्का हो सकता है। जैसे अभी आपके कलीग ने कहा था कि आगे चल के कोई बड़ा बिल नहीं आ जाएगा, तो ये जरूर रहेगा। अब तो मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई मटेरियल इम्पैक्ट एज सच बहुत बड़ा दिख रहा है। एक तो वैल्यूएशन वाइज भी स्टॉक बहुत कॉस्टली है, और बहुत ही अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। और ये एक छोटी सी पॉजिटिव न्यूज के अलावा और कुछ स्टॉक में अभी तक पॉजिटिव दिख नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सब छोड़ के आप अगर एटलीस्ट जूते पहनो और भागना चालू करो तो बेटर रहेगा। तो आई थिंक आपको बाटा है कैंपस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। हाँ देखिए, ये है स्टॉक पिकिंग के तरीके भी ना गजब गजब के हैं। ठीक है, लेकिन विवेक जी, आपके देखिए फिटनेस पे हमें कोई शक नहीं है, हमें पता है। मैं आपकी तरफ से दर्शकों को डिस्क्लोजर दे दूं कि आप एक एक्टर भी हैं, और कई सारे जो जाने माने सुपरस्टार हैं साउथ के, आप उनके साथ काम भी कर चुके हैं, और हम उनकी झलकी कई बार देख भी चुके हैं। तो कोई संदेह नहीं है कि आप ये दवाई इस्तेमाल कतई नहीं करते होंगे। जी बहुत फिट है, देखिए। हाँ, फिटनेस बहुत ज्यादा है, सारे लोग फिट हैं। देखिए हरीश जी फिट हैं, आप ओशो को देखिए, ओशो की भी फिटनेस कमाल की है। बिल्कुल, तो पूरी स्क्रीन ही फिट है। शरद, आप भी बहुत फिट हैं। मैं हेल्दी हूँ। बाजार वालों का एक सीक्रेट है ना अभिषेक, बाजार वालों का एक सीक्रेट है, 3:30 बजे तक कुछ खा ही नहीं सकते ना आप लोग। हाँ ये भी है, हम भूखे रह के 10:30 बजे तो हमारा ब्रेकफास्ट होता है। हम सारे लोग कैंटीन में पाए जाते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग हाँ, होती है इंटरमिटेंट फास्टिंग में ऐसे ही कर लेते हैं, उसके लिए कोई जोर नहीं लगाना पड़ता है। तो ये सीक्रेट हम थोड़े रिवील कर दिया आज सामने आके। इस चक्कर में मैंने कमोडिटीज बाजार में कभी ट्रेडिंग चालू नहीं किया, नहीं तो रात को 11 बजे तक बैठे रहो। चलिए ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि ईटी नाउ स्वदेश की एक खबर का बड़ा इंपैक्ट हुआ है, और वो है शीला फोम के मामले में सीईओ के रेजिग्नेशन में जो उन्होंने डिस्क्लोजर दिया था। पहले कुछ बातें छुपाई, फिर हमने इस मुद्दे को उठाया रिटेल निवेशकों के हक में, छोटे निवेशकों के हित में, और अब थोड़ी ही देर बाद 1-2 घंटे के बाद उन्होंने फुल डिस्क्लोजर, पहले जो रेजिग्नेशन लेटर में कई सारे पैरा को उन्होंने ब्लैक कर दिया था, छुपाया था कि क्या लिखा है पता नहीं चल रहा था, अब वो पूरा साफ साफ उन्होंने सामने दे दिया है। तो बड़ा इंपैक्ट हुआ है, उस पर भी आगे हम चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
क्लोजिंग कॉल में। एंड ऑफ कोर्स अब कंजम्पशन स्पेस पे भी जो है एक्शन आने लगेगा धीरे धीरे। अब मैरिको, टाइटन, ये सारे अपने अपडेट्स जो अगले 2 से 3 दिन में जो है जारी करने वाले, इनकी कमेंट्री क्या रहेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, खास करके मॉनसून का इम्पैक्ट और एक्सपेक्टेड फेस्टिव सीजन है तो इनिशियल ऑर्डर्स क्या रहेंगे। विवेक जी, एक बार कंजम्पशन नेम्स पे एक बार फोकस करते हैं। ऑफकोर्स देखें कि 4 दिन की बिकवाली के बाद थोड़ी सी एफएमसीजी स्पेस में बाइंग आ रही है और रूरल सेगमेंट में भी थोड़ा सा अगर पॉजिटिव फ्लो आता है तो इमामी जैसे स्टॉक्स में तो ज़्यादा मोमेंटम देखने मिलता है, हिस्टोरिकली देखा गया। लेकिन विवेक जी, ये कंजम्पशन नेम्स में आपको क्या अच्छे लग रहे हैं? वैल्यूएशंस क्वेश्चनेबल है, लेकिन क्या है आपकी व्यू? देखिए, मुझे जो नॉन डिस्क्रिशनरी होता है और पर्टिकुलरली वाइट गुड्स वगैरह, तो वो स्पेस मुझे लग रहा है कि आगे चल के आपको अच्छा करता हुआ दिखेगा। उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, स्ट्रिक्टली वैल्यूएशन वाइज यही लेना करके नहीं है, लेकिन जैसे स्टॉक्स लाइक वोल्टास है, कुछ हद तक वर्लपूल है, और एफएमसीजी में आपको बहुत सेलेक्टिव रहना पड़ेगा। और कुछ हद तक इसी स्पेस में आप अगर जोड़ो तो थोड़ा बहुत रियल एस्टेट, मतलब उसका ऑफ कोर्स इंडेक्स अलग है, लेकिन फिर भी कंजप्शन में रियल एस्टेट भी आपको प्ले करते हुए दिखेगा। तो ये जितने भी सेक्टर्स हैं, जैसे जैसे पब्लिक के पास पैसा आ रहा है, आई थिंक नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग काफी आगे चल के आपको बढ़ती हुई दिखेगी। तो कंजप्शन अब एक छोटा सा नाम है, लेकिन काफी सेक्टर्स उसके अंदर आ सकते हैं, इंक्लूडिंग 2 व्हीलर्स वगैरह। तो एफएमसीजी मुझे ठीक ठाक लग रहा है यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज, क्योंकि जो जो ओवर वैल्यूएशन था और बबल लाइक ऑफ टेरिटरी था कुछ महीनों पहले, वहां पे करेक्शन आके अब आपको ठीक ठाक वैल्यूएशन पे ये मिल रहा है। तो स्टॉक्स लाइक डाबर है, और आगे चल के आप अगर देखो तो इमामी जैसी कंपनीज, ये सारी की सारी बेनिफिट होते हुए आपको दिखने वाली है। तो कंजम्पशन, यस, ग्रेट थीम टू प्ले। और मुझे लग रहा है कि अगर मॉनसून ऐसे ही चलता रहा तो इसमें और भी आपको पैसा आते हुए दिखेगा। जी बिल्कुल, कंजम्पशन प्ले पे जो है एक इम्पॉर्टेंट ट्राई विवेक सर के यहाँ से आ रहे हैं। लेकिन ऑफकोर्स स्टॉक स्पेसिफिक की रणनीति भी बात करें तो रिलायंस पे जो है एक बार फोकस लगाते हैं। रिलायंस पे भी जो है वॉलेटिलिटी ज़रूर थी, लेकिन अभी देखें स्टॉक जो है थोड़ी सी जो है गिरावट आ रही है, एक सडन क्रैक आया है रिलायंस में। एक बार देखें स्टॉक अभी अराउंड 15-18, 15-20 लेवल्स पे। हरीश जी, एक बार रिलायंस पे एक बार टेक्निकल चेक ज़रा बताएं। सर जी, रिलायंस का चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए, लास्ट कुछ दिनों से रैली कर रहा था, स्टॉक प्राइस थोड़ा हॉल्ट हो चुका है। देखिए, मुझे लग रहा है कि 1540 के अराउंड रेजिस्टेंस जोन है, तो वहां से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, यहाँ से लेवल्स पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम पीरियड के लिए, और माइनर डिप्स भी देखने मिल सकते हैं। सपोर्ट जोन बन रहा है अभी 1490 के अराउंड रिलायंस के लिए। मुझे लग रहा है कि रेंज एक थोड़ा छोटा सा रेंज रहेगा रिलायंस में। तो अभी भी मेजर ट्रेंड तो रिवर्सल में है नहीं, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। तो भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत साइडवेज कंसोलिडेशन में मूव हो सकता है स्टॉक प्राइस कुछ टाइम पीरियड के लिए। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी बाइंग है तो किसी को होल्ड करना चाहिए कुछ टाइम पीरियड के लिए। नीचे के सपोर्ट जोन जैसे बताया 1490 के अराउंड है, तो उसके स्टॉक के साथ मुझे लग रहा है कि होल्ड रख सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से इसमें वॉलेटिलिटी देखने मिलता है, उसी टाइम पे हमने निफ्टी में भी थोड़ा वॉलेटिलिटी देखने मिलता है, तो क्योंकि हैवी वेट इंडेक्स है, तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल के लिए एक साइडवेज कंसोलिडेशन में रहेगा रिलायंस। जी बिल्कुल, साइडवेज कंसोलिडेशन पे रिलायंस रहेगा। लेकिन सिर्फ रिलायंस पे टेक्निकल व्यू ही नहीं हमारे पास है, हमारे पास एक एक्सक्लूसिव स्टोरी भी है जिस पे हमारी नज़र रहेगी। रिलायंस अपने एफएमसीजी कारोबार को रीस्ट्रक्चरिंग करने की तैयारी में है। इसके तहत एफएमसीजी कारोबार के रिटेल से अलग करने की योजना है। पूरी खबर दे रहे हमारी सहयोगी अंजलि पलोड। जी, रिलायंस अपने एफएमसीजी बिजनेस के लिए एक नई सब्सिडी बनाने जा रही है जिसका नाम होगा न्यू आरसीपीएल, यानी कि न्यू रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, और जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एक डायरेक्ट सब्सिडी होगी। अभी एफएमसीजी बिजनेस सारा रिलायंस का 2 सब्सिडरीज के अंडर आता है। एक है रिलायंस रिटेल लिमिटेड और दूसरा है रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड, जिसके अंडर आरसीपीएल अभी आता है। तो इस रीस्ट्रक्चर में होगा यूँ कि जो आरआरएल की कंज्यूमर ब्रांड्स का बिजनेस है उसे आरआरवीएल को ट्रांसफ़र किया जाएगा, और आरसीपीएल जो है उसका भी सारा एफएमसीजी बिजनेस भी आरआरवीएल में
अमेलगमेट किया जाएगा। इसके बाद सारा एफएमसीजी बिजनेस जो है वो आरआरवीएल के अंडर होगा और इस पूरे बिजनेस की एक फिर नई सब्सिडी बनाई जाएगी जिसका नाम न्यू आरसीपीएल होगा। इस पूरे रीस्ट्रक्चरिंग के लिए एनसीएलटी को रिलायंस ने अप्रोच किया था, जिन्होंने रिलायंस समूह की 4 कंपनियों का ये रिस्ट्रक्चरिंग अभी के लिए अप्रूव किया है। इसके पीछे जो कारण बताया है रिलायंस ने वो एक था कि जो एफएमसीजी बिजनेस है वो अपने आप में एक बड़ा बिजनेस है जिसके लिए काफ़ी कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है और एक नए सेट ऑफ इन्वेस्टर्स को वो अट्रैक्ट कर पाएंगे एक नए सब्सिडरी के साथ। और दूसरा कारण ये भी बताया था कि क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बिजनेस है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ इंक्लूडेड है, जो कि रिटेल से काफ़ी अलग बिजनेस होता है, इसीलिए रिलायंस का ये कहना है कि अपने एफएमसीजी बिजनेस के लिए एक नई सब्सिडरी की उन्हें ज़रूरत है और अब इसी प्लान को वो आगे लेकर जाएंगे। ओके, सो बड़े रीस्ट्रक्चरिंग की तैयारी और रिटेल से अलग होने जा रहा है एफएमसीजी कारोबार। अंजलि, शुक्रिया, बहुत अहम जानकारी हम तक पहुंचा रही हैं आप। और रीस्ट्रक्चरिंग की वजह क्या है वो भी इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। बहरहाल मार्केट में हम देख रहे हैं गिरावट और गहराती हुई। बैंक निफ्टी 57,193 के लेवल्स जो देखे थे वहां से इस वक्त 56,825 के लेवल्स पर, यानी कि करीब 350 अंकों से भी ज़्यादा की गिरावट दिन के निचले स्तरों पर इस वक्त लुढ़कता हुआ। और साथ ही निफ्टी पर भी एक नज़र होनी चाहिए, वहाँ पर भी गिरावट करीब 175 अंकों की है। हमने तेज़ी देखी थी आज के सत्र में और निफ्टी में, और वहाँ से अब 25,415 के लेवल्स, यानी कि 25,500 के नीचे फिसलता हुआ निफ्टी भी। ब्रॉडर मार्केट्स में भी वॉलेटाइल मूव्स हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों बेंचमार्क्स इस वक्त आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। लाल निशान के साथ आप पाएंगे इस वक्त पॉइंट वाइज अगर देखेंगे गिरावट आपको निफ्टी में कम नजर आएगी, लेकिन ऊपरी स्तरों से अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 200 अंकों की गिरावट निफ्टी में और बैंक निफ्टी में करीब 400 अंकों की गिरावट देखी जा रही है। लेकिन इस गिरावट में स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोचेस ढेर सारे हैं और मौके ढेर सारे बन रहे हैं। फार्मा सेक्टर जिसकी सेहत बेहतर है, हम अभी कह रहे थे, उसमें फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक में काफ़ी सारे स्पेसेस, स्क्रिप्ट्स हैं जो कि इस वक्त फोकस रेडार पर उभर कर निखर कर आ रहे हैं। नैटको फार्मा के स्टॉक को एक बार देखना चाहिए। हरीश, आपसे एक राय जानना चाहेंगे नैटको फार्मा में। आज के सत्र में बाजार भले ही कमज़ोर हैं, लेकिन नैटको फार्मा में हम देख रहे हैं 5% तक की तेज़ी देखी गई है और इनफैक्ट पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक जो है काफ़ी बढ़िया, करीब 10% का इजाफा देख चुका है। नैटको फार्मा और साथ साथ मैक्स हेल्थ केयर के स्टॉक प्राइस पर भी एक नज़र होनी चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक भी आज सुबह अच्छा काम कर रहा था, इस वक्त भी हम देख रहे हैं तेज़ी जो है इंटैक्ट है। मैक्स हेल्थ केयर के लिए तो पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं और जेफरीज का अगर माने तो 1400 तक के टारगेट्स भी आने वाले दिनों में नजर आ सकते हैं। दोनों फार्मा स्पेस से जुड़े इनकाउंटर्स पर हरीश, आपकी राय क्या होगी? मानसी जी, पहले नाटको फार्मा का स्टार्टअप की बात करते हैं तो देखिए, नाटको फार्मा नीचे के लेवल्स पे एक स्ट्रॉन्ग बेस बना चुका है, ऑलमोस्ट 350 850 के अराउंड। तो वहां से कंटिन्यूसली बाउंस बैक देखने मिल रहा था। मल्टीपल टाइम्स वहां टेस्ट किया था, लेकिन वहां से रिकवरी देखने मिल रहा है स्टॉक प्राइस में। अभी एक इमीडिएट रेजिस्टेंस के पास आ चुका है स्टॉक प्राइस, जो है 970 के अराउंड। अगर मुझे लग रहा है कि ये जो है हाई टॉप हाई बॉटम अभी भी इंटैक्ट है, मुझे लग रहा है कि 970 के ऊपर आज का क्लोजिंग रहता है, तो मुझे लग रहा है कि फर्दर रैली देखने मिल सकता है, जो कि ऑलमोस्ट 1050 1060 लेवल्स तक है, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज वहीं पे आसपास आता है। तो मुझे लग रहा है कि वहां तक रैली देखने मिल सकता है। इसमें हमने पहले भी कवरेज कर चुके हैं इस स्टॉक में। मुझे लग रहा है कि इसमें बाइंग किसी ने किया है तो मुझे लग रहा है कि होल्ड करना चाहिए कुछ टाइम पीरियड के लिए। और मुझे लग रहा है कि जैसे आज अगर 970 के ऊपर या आज या कल उसके ऊपर मूव होता है तो स्टॉक प्राइस मुझे लग रहा है कि ऊपर 1050 से लेकर 1060 का लेवल देखने मिल सकते हैं। तो होल्ड बना रहना चाहिए नाटको फार्मा में। फ्रेश बाइंग थोड़ा अवॉइड करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी आज 5% का गेन्स देख चुके हैं। तो मुझे लग रहा है डिप्स मिलता है तो बिल्कुल बाइंग की राय बनेगी, लेकिन फिलहाल करंट लेवल्स पे बाइंग अवॉइड करूंगा। लेकिन लॉन्ग है तो होल्ड रखना चाहिए ऊपर के जो टारगेट्स के लिए। और मैक्स लाइफ हेल्थ लाइफ की बात करते हैं तो देखिए, मैक्स हेल्थ लाइफ क्लियरली एक ओवरऑल सेटअप देखा जाए तो एक हाई टॉप हायर बॉटम का इंटैक्ट है। और लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे भी देखा है तो प्रीवियस ऑल टाइम हाई क्रॉस करके क्लियरली ब्रेकआउट दे चुके हैं स्टॉक प्राइस। मुझे लग रहा है कि हायर टॉप हायर बॉटम अभी तक इंटैक्ट है, तो मुझे लग रहा है कि इसका अप ट्रेंड भी ऊपर की ओर ही रहेगा। और मुझे लग रहा है कि ऊपर की रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो ये 1350 से 1360 के आसपास एक शॉर्ट टर्म के लिए रेजिस्टेंस बन रहा है मेरा। तो और सपोर्ट जोन की बात करते हैं 1245 के अराउंड सपोर्ट जोन से। तो मुझे लग रहा है कि कंटिन्यूस अभी भी अप ट्रेंड है, तो बाइंग के लिए मैं इसमें
मैक्स हेल्थ में यहाँ पे रिकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से ये पिछले 2-3 दिन से कंसोलिडेट होके फिर से आज के दिन में मोमेंटम पिकअप कर रहा है, मैं करंट लेवल्स पे इसमें बाइंग का राय दे सकता हूँ। और किसी को बाय करना है तो मुझे लग रहा है कि 1250 के स्टॉप के साथ मुझे लग रहा है कि बाइंग कर सकते हैं। ऊपर 1350 और 49 लेवल्स के आसपास भी देखने मिल सकता है स्टॉक प्राइस पोजिशनल बेसिस पे। बिल्कुल, नैटको फार्मा और मैक्स हेल्थ केयर दोनों पर ये टेक्स आपके लिए। नैटको फार्मा पर एग्जिस्टिंग पोजीशन अपनी बरकरार रखें, नए पोजीशन के लिए फिलहाल राय नहीं है, लेकिन मैक्स हेल्थ केयर चल गया है, आगे भी चलेगा। रिपोर्ट्स की अगर माने 1400 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। हरीश जुजारे का भी मानना है कि अपॉर्चुनिटी है, अब भी एंट्री अपॉर्चुनिटी और खरीदारी के मौके मैक्स हेल्थ केयर में ढूंढने चाहिए। दोनों स्टॉक्स पॉजिटिव हैं और इन पर अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है इस तो बिल्कुल बरकरार रखें। विवेक, वी आर लिटरली कह सकते हैं कि रिजल्ट सीजन जो है वो आने वाले हफ्ते में अब नजर आ जाएगा। 10 जुलाई से ही टीसीएस के नतीजों के साथ ऑफिशियली कह सकते हैं नतीजों की सीजन की शुरुआत हो जाएगी और उससे ठीक पहले अब क्वार्टरली अपडेट्स आना शुरू हो चुके हैं। अब पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, इन तमाम के क्वार्टरली अपडेट्स भी आए थे। रिजल्ट से ठीक पहले इस वक्त सेक्टर स्पेसिफिक अगर बाजार की चाल को समझने की कोशिश करें, रिजल्ट के दौरान भी कौन से सेक्टर्स आपके हिसाब से फोकस रेडार पर होने चाहिए? देखिए, सबसे नंबर 1 सेक्टर आप अगर मुझे पूछो तो एंड ऑफ द डे हम लोग इसके लिए बाजार में बैठे हैं कि कमा के निकलना है। तो नंबर 1 अगर सेक्टर पूछो तो मुझे तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ही नंबर 1 चॉइस रहेगा मुझे, मेरा आज भी। और लग रहा है कि हाँ, कुछ हद तक आईटी, लेकिन आईटी में 2 दिक्कतें हैं। एक तो मुझे लग रहा है कि लॉन्गर टर्म में डॉलर डिप्रिशिएट होगा, रुपये अप्रिशिएट होगा, तो उसका थोड़ा बहुत नेगेटिव झेलना पड़ेगा। और फिर भी मैं उस सेक्टर पे ओवरऑल मुझे लगता है कि डबल डिजिट्स आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो टीसीएस के जो टीसीएस और इन्फोसिस जनरली आते हैं रिजल्ट पहले लेके, तो वहां से आपका एक मोमेंटम बिल्डअप हो जाएगा कि रिजल्ट सीजन कैसे रहने वाला है। और जो बैंकिंग जो मैं बोल रहा था, मुझे लगता है कि जो प्राइवेट 4-5 बैंक्स है उसमें काफी फोकस रहेगा इस बार। और वैल्यूएशन वाइज मैं तो ये कहूंगा कि कोविड के लेवल के वैल्यूएशंस पे आपको आज भी मिल रहे हैं स्टॉक्स। तो नजर रखिएगा बैंक निफ्टी और बीएसई बैंकेक्स पे। मुझे लगता है कि अच्छा खासा वहां पे आपको ग्रोथ ट्रेजेक्टरी देखने को मिलेगी। तो ये 2 सेक्टर है। और उसके अलावा देखिए, जो मैं थोड़ी देर पहले कंजम्पशन की बात कर रहा था, तो स्टॉक्स लाइक वर्लपूल है, हेवल्स है, इन सब पे आप सीरियसली एपीएल, अपोलो टाइप का कंपनीज है, इन पे आप क्लोजली वॉच रखो। मुझे लग रहा है कि रिजल्ट्स वहां पे अच्छे आएंगे। ठीक है, हेवल्स को लेकर ये व्यू हो गया। मार्केट में थोड़ी सी गिरावट और बढ़ी है क्योंकि निफ्टी बैंक 56,800 के नीचे करीब 200 अंकों के आसपास की गिरावट, और हम देख रहे हैं कि प्रेशर बिल्ड हो रहा है। एक सेगमेंट जहां पर आज प्रेशर ज्यादा है वो है फाइनेंशियल शेयरों का। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, ये दोनों के दोनों 1.5% के आसपास की गिरावट पर कारोबार कर रहे हैं। और एसबीआई की कमजोरी भी छट नहीं रही है। एसबीआई अगर एक दिन चलता है तो फिर हम देखते हैं कि सारी की सारी गिरावट अगले कुछ दिनों में खत्म हो जाती है। वो आज का सत्र भी कुछ कुछ वैसा ही लग रहा है। हरीश जी, एसबीआई फिर से घूम फिर के 800 रुपए, कब चलेगा शेयर? ये सबसे बड़ा सवाल है ये। बिल्कुल अभिषेक जी, देखा है तो लास्ट ऑलमोस्ट 2 महीने से स्टॉक प्राइस देखा तो इसी के आसपास ही घूम रहा है। अगर स्टॉक प्राइस का मेजर रेंज देखा है तो नीचे के और 780 से लेके ऊपर के और 830 के अराउंड है। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी ये कंसोलिडेशन में ही है स्टॉक प्राइस। ऐसा अभी क्लियर कट कोई ब्रेकआउट इंडिकेशंस नहीं दे रहा है स्टॉक प्राइस में। लेकिन अगर देखा है तो नीचे लेवल से बिल्कुल बाइंग देखने मिल रहा है। हर बार नीचे लेवल से बाइंग के सपोर्ट से रिबाउंस हो रहा है स्टॉक प्राइस। मुझे लग रहा है कि इसमें बाय ऑन राइज की नहीं चाहिए, मुझे फॉलो नहीं करना चाहिए। मुझे लग रहा है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, तब जाके हमको इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि थोड़े टाइम के लिए वेट करना चाहिए और थोड़ा करेक्शन मिलता है तो वहां पे बाय करने की राय है। तो फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस जोन बन के रहा है 825 830 लेवल्स के आसपास, और प्राइसेस जो है अभी 807 के आसपास चल रहा है। तो लग रहा है कि थोड़ा और डिप देखने मिल सकते हैं 790 लेवल्स तक, तो वहां पे बाइंग के लिए राय रहेगी। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड देखा है तो ऐसा कुछ मेजर ट्रेंड में वीकनेस नहीं नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि किसी का लॉन्गर पीरियड के लिए अगर किसी ने बाई करके रखा है तो होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को। ऐसा कोई मेजर ट्रेंड रिवर्सल नहीं दिखा रहा है। अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देखता है तो मुझे लग रहा है कि डिप्स में बाई करने की राय रहेगी एसबीआई में। ठीक है, एसबीआई को डिप्स पर खरीदने की सलाह है। अगर आपके पास है तो आप होल्ड कीजिए फिलहाल। एक रेंज में ये भी रह रहा है।
कुछ शेयर जो आज हम चर्चा कर रहे थे, मूव्स अच्छे हैं, तगड़े हैं। नेटको फार्मा की चर्चा हम सुबह कर रहे थे कि क्या ये शेयर चलेगा। नेटको फार्मा में करीब 5% की तेजी है, ब्लू स्टार करीब 5%, ये भी ऊपर है। तो बढ़िया मूव्स, कुछ मतलब स्टॉक स्पेसिफिक तो एक्शन आपको बाजार में मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, भले ही इंडेक्स एक रेंज में हो, चाहे उठापटक दिखा रहा हो। आज वीकली एक्सपायरी भी है, तो जरा वायदा के डेटा को समझ लेते हैं कि किस तरह के फॉर्म हो रहे हैं। पुलकित, काफी ज्यादा आज वोलेटाइल मार्केट है, डेटा को निकाल के फिर उस पर उसको लिख के लाना थोड़ा कठिन रहा होगा आज। जी अभिषेक जी, मैं बस आ भी रहा था जब डेटा बना के, तो अगेन जो मार्केट में एक सडन 400 के ऊपर, मतलब 25-400 के ऊपर जो आ गया है मार्केट, वापस डेटा में काफी बदलाव आ गया। तो मैं एक बार डेटा पढ़ता हूँ, फिर इसको समझते हैं अपन। इंडिया विक्स 12.46 है। बहुत ज़्यादा घबराने की बात मैं आज इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि मार्केट थोड़ा सा अभी नीचे है, तो थोड़ा वॉलेटिलिटी दिख रहा है। निफ्टी का पीसीआर 0.78 पर है। ये पीसीआर ऑलमोस्ट डन हो जाएगा क्योंकि आज एक्सपायरी तो खत्म हो जाएगा, ये हमने वीकली एक्सपायरी का पीसीआर लिया था। मोस्ट एक्टिव पुट और कॉल दोनों 25,500 पर है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि 25,500 पे हो रही है पुट बाइंग और मोस्ट एक्टिव कॉल 25,500 पे हो रही है कॉल राइटिंग, मतलब बन रहा है ऊपर से दबाव, और मार्केट अभी 25,400 पे, मतलब उसके नीचे। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट की बात की जाए 25,600 पर है। ये बहुत क्लियर है कि मार्केट अब यहाँ से आज तो ऊपर नहीं जा रहा है, कल हो सकता है पोजीशंस हल्की हो तो मूव कर जाए, लेकिन आज ऊपर जाना 25,600 के बिल्कुल मुश्किल नजर आ रहा है। हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट की बात की जाए, ये 25,400 पर है, लेकिन बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट 25,300 पर भी है, और मार्केट 25,400 के ऊपर लगभग वहीं ट्रेड कर रहा है। अगर जरा सा भी हिट आया तो हो सकता है 25,300 या उसके नज़दीक आज ये जा सकता है। बैंक निफ्टी में कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, पीसीआर 0.94 के आसपास है। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट, पुट ओपन इंटरेस्ट 56,000 के ऊपर है। अब चूंकि ये मंथली एक्सपायरी का डेटा है तो आज इसमें ज़्यादा वोलेटिलिटी हम नहीं देखेंगे, बट निफ्टी में हो सकता है कि थोड़ा सा दबाव बन के हम 25,300 के आसपास जा सकते हैं। F&O बैन की बात कर लेते हैं, वही एक आरबीएल बैंक है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो देखते हैं अभी मार्केट किस तरह से एक्सपायर होता है। अगर ये 3:05 तक रुक गया 25,400 पे तो हो सकता है बहुत मूव ना आए, लेकिन उसके पहले गया तो एक गिरावट हो सकती है। करेक्ट, बिल्कुल हम यही कह रहे थे कि 25,400 से लेकर 25,400 के नीचे गया तो फिर 25,300 की तरफ बढ़ेगा, और ऊपर जाने के लिए 25,600 को ब्रेक करना, उसके ऊपर निकलना बहुत जरूरी है। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और शेयरों पर अपने एक्सपर्ट से व्यू लेंगे, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है निफ्टी में। पिछले 10-15 मिनट में हम देख रहे हैं कि 100 पॉइंट नीचे आ गया, और अब जो 25,500 का हम इंडेक्स देख रहे थे 25,400 पर स्ट्रगल करता हुआ आपको दिखेगा। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। इन एसोसिएशन विद एसबीआई, बेस्ट है सब। और बाजार में पिछले कुछ मिनटों में हम देख रहे हैं कि बिकवाली हावी हुई है। निफ्टी 25,400 के क्रूशियल सपोर्ट के नीचे फिलहाल है। देखते हैं कि आज क्लोजिंग कहां पर होती है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो हम देख रहे हैं कि 56,800 की सपोर्ट के नीचे ये भी है, करीब 200 अंकों के आसपास की गिरावट। तो पिछले कुछ मिनटों में कॉन्फिडेंस थोड़ा शेक जरूर होते हुए दिखा है। इंडिया विक्स भी है ग्रीन टेरिटरी में, 12.5 का आसपास का लेवल आपको दिखेगा। लेकिन चलिए यही जान लेते हैं कि अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना हो तो आपके लिए मौके कहां पर बनेंगे। लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। जेएम फाइनेंशियल की तेजस शाह हमारे साथ हैं। तेजस भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए आज कहां पर आपकी नजर गई है और कौन से स्टॉक में ट्रेड की सलाह है आपकी? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है, तो मेरे हिसाब से दिग्गज शेयरों में ही रहना चाहिए, पोजीशन बनाना चाहिए। तो आज जो मैंने ऑप्शन के चैंपियन के लिए स्टॉक चुना है वो है दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। स्टॉक ने कभी अच्छा खासा बेस बना दिया पिछले 3-4 दिनों से, करीबन 1495 से लेके 1500 के करीबन, और आज थोड़ी ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी मुनाफा वसूली आई है स्टॉक में। लेकिन अगर आप ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो काफी स्ट्रांग है चार्ट स्ट्रक्चर। स्टॉक अपनी 10 दिन और 20 दिन की मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा है, और जब भी कोई करेक्शन आता है तो उसको सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है। हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है। तो मेरे हिसाब से ये जो गिरावट आई है उसमें रिलायंस इंडस्ट्री का जो 1530 का जो कॉल है वो एक्यूमुलेट करना चाहिए 24 और 25 के बीच में। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 20 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 30 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 35 का। तो ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें अधिकतम मुनाफा होगा 5,000 का और अधिकतम नुकसान होगा 2,500 का।
स्टेट जी, रिलायंस की 1530 वाली कॉल खरीदी है। आज हम देख रहे हैं कि स्लाइटली थोड़ा नीचे जरूर आया है, बट 1500 के लेवल को अच्छे से होल्ड कर रहा है। 1530 वाली कॉल खरीदी है, थोड़ी सी ऊपर की 24 से 25 रुपए के भाव पर मिल जाएगा। जुलाई सीरीज में आपको पोजीशन लेनी है। ये लक्ष्य होगा 30 रुपए और 35 रुपए का। स्टॉप लॉस लगा के चलना आपको 20 रुपए का। अधिकतम मुनाफा 5000, अधिकतम नुकसान इसके आधा 2500 रुपए का। लेकिन स्टॉप लॉस बहुत ही स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है, अदरवाइज होता क्या है कि जो लोग फाइनेंशियल डिसिप्लिन का पालन नहीं करते हैं उसमें से 10 में से 9 लोग वायदा बाजार में अपने पैसे गंवाते हैं, और औसतन जो नुकसान होता है वो होता है करीब करीब 50,000 रुपए का। तो बहुत ही ध्यान से, बहुत सावधानी से, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जिट और एंट्री का एफएनओ में जब भी आप ट्रेड लेते हैं। तो कुछ और शेयरों पर व्यू लेते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाजार में गिरावट तो बढ़ी है, स्टॉक में भी चर्निंग थोड़ी थोड़ी हो रही है। बजाज फाइनेंस पर विवेक जी आपसे व्यू चाहिए। बजाज फाइनेंस हम देख रहे हैं कि अब तो इसमें एक नई प्लेयर की एंट्री भी हो गई है मार्केट में, लिस्टेड स्पेस में। थोड़ा सा तो कंपटीशन बढ़ता भी है, ट्रेडर्स के लिए भी थोड़े विकल्प बढ़ जाते हैं। आप जरा ये बताइए कि बजाज फाइनेंस 900 रुपए के आसपास घूम फिर के शेयर आ रहा है, ये क्या खरीदारी करनी है 900 के आसपास, या थोड़ा नीचे जाए तो बाई करना है, क्योंकि वैल्यूएशन थोड़े रिच तो हैं इसके? एक्चुअली मैं तो ये बोलूंगा कि जो न्यू एंट्री हुआ है उसकी एंट्री होने के बाद पूरा का पूरा स्पेस को थोड़ा बहुत कूल डाउन कर दिया गया है इनफैक्ट। इसके पहले क्या हो रहा था कि जब अनलिस्टेड स्पेस में था, इनफैक्ट मैंने आज भी एक ट्वीट भी डाला था इसी पे कि जो एचडीबी को 1600 रुपए में, 1500 रुपए में लोग अनलिस्टेड स्पेस में लिए थे, वो लोग आज के दिन क्या कर रहे हैं। तो इतना हाइप हो गया था स्टॉक के बारे में कि वैल्यूएशन, एक्सट्रीमली हाई वैल्यूएशन पे लोगों ने अनलिस्टेड स्पेस में लिया। और फाइनली आज आप अगर एचडीबी की वैल्यूएशन देखो और रेट देखो, तो वहां से कईयों को मतलब नुकसान हो रहा है जिनका स्टॉक आज भी लॉक इन में भी पड़ा है। तो वैल्यूएशन वाइज देखिए, ऑलमोस्ट बजाज फाइनेंस और एचडीबी लगभग सिमिलर वैल्यूएशन पे है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन फेज चलेगा, और उसके बाद में दोनों के दोनों स्टॉक हो सकता है कि रिकवरी आपको दिखाए। लेकिन अगले एक आध महीना 2 महीना हो सकता है कि कंसोलिडेशन फेज चले। तो बहुत ज्यादा रिकवरी या बहुत ज्यादा डिप यहाँ से मैं नहीं देख रहा हूँ। एक रेंज के अंदर रहने वाले स्टॉक्स। ठीक है, तो ठीक है, ये एक राय बनती हुई है। फंडामेंटल आउटलुक्स बहुत ज़रूरी है इस तरह की खबरों पर। लेकिन बजाज फाइनेंस जहां हमारी स्क्रीन पर इस वक्त नज़र आ रहा है 900 के लेवल्स के नज़दीक है, और बाजार में जहां हम देख रहे हैं गिरावट लगातार गहराती हुई, ऐसे में काउंटर्स ढूंढने ज़रूरी हैं जहां गिरावट में खरीदारी के मौके मिल जाएं। देखिए, बाजार में जब तेज़ी होती है तो लगातार फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है। अब मार्केट जब गिरावट दिखा रहा है, हाँ ज़रूर है, ट्रिकी है इस वक्त ये मार्केट, और जहन में ये भी सवाल आता है कि यहाँ से और गिरावट गहराई तो क्या। लेकिन गिरावट में खरीदारी वाले काउंटर्स सुझाने के लिए, बताने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स हैं। हरीश, बजाज फाइनेंस के स्टॉक को आप एक बार देखें, 908 के लेवल्स पर इस वक्त ये ट्रेंड करता हुआ 900 के लेवल्स के करीब जाता हुआ, क्या आपको लगता है कि इस गिरावट में एक बार एंट्री अपॉर्चुनिटी बजाज फाइनेंस में ढूंढनी चाहिए? जी, अगर बजाज फाइनेंस के साथ सक्सेस की बात करते हैं, देखिए एक हायर टॉप हायर बॉटम अभी भी इंटैक्ट है स्टॉक प्राइस, लेकिन क्लियर है एक चीज है कि ऊपर लेवल पे टिकने पर है स्टॉक प्राइस। जैसे जैसे वो 960 970 लेवल पर चला जाता है स्टॉक प्राइस, तो वहां से इक्वली देखने में मिल रहा है। लेकिन नीचे के लेवल से देखा है तो 900 के अराउंड सपोर्ट जोन अभी भी बने हुए हैं। मुझे लग रहा है कि ये एक 900 जो है क्रूशियल सपोर्ट जोन है। अगर 900 के नीचे फिसलता है तो मुझे लग रहा है कि एक शार्प डिक्लाइन देखने मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए 900 के अराउंड ही स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए किसी के पास लॉन्ग है तो बाइंग थोड़ा अवॉइड करूंगा, क्योंकि थोड़ा रिस्की है करंट लेवल से बाय करना। लगा कि थोड़ा 1-2 दिन रुकना चाहिए। अगर 900 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है तो तब जाके एक बार रिव्यू करेंगे स्टॉक को। मुझे लग रहा है कि फिलहाल के लिए बाइंग है तो किसी के पास तो 900 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड करिए। क्लोजिंग बेसिस पे 900 के नीचे जो स्टॉक मेंटेन करना चाहिए, और क्योंकि हर बार इसी लेवल से स्टॉक प्राइस रिकवरी देखने में मिल रहा है। ऊपर मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस जोन है 950 960 के अराउंड है। तो ओवरऑल मुझे यही राय रहेगा मेरा कि 900 के स्टॉक के साथ होल्ड करिए क्लोजिंग बेसिस पे, स्पेशली बजाज फाइनेंस में। सो बजाज फाइनेंस पर ये राय, फिलहाल इसे एंट्री लेने के बारे में सोचना नहीं है। पोजीशन है इसे इंटैक्ट ज़रूर रखें, लेकिन नई पोजीशन के लिए फिलहाल राय नहीं बनती नज़र आ रही है। होल्ड्स इंटैक्ट रखें, पोजीशंस को बरकरार रखें। चलिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे कुछ इंटरेस्टिंग रिसर्च आपके लिए हम लेकर आएंगे। आप बने रहें।
in association with SBI. Best है सबको। जो सारी खबरें आई हैं उन खबरों में से इंपॉर्टेंट न्यूज फ्लोज छांटी है। हमारे साथ आनंद जुड़ गए हैं सारी खबरें लेकर। आनंद, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी हाँ मानसी, 3 बजे तक के बाजार को देखें तो निफ्टी में अचानक गिरावट आई है और 40 से 50 अंकों की गिरावट निफ्टी में देखने को मिल रही है। वहीं निफ्टी बैंक जो है 200 अंकों की गिरावट पर कारोबार कर रहा है। कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा गिरा है? पीएसयू बैंकों पर दबाव दिख रहा है। पीएनबी 3% के आसपास गिरावट दिखा रहा है। यूनियन बैंक में 2% की गिरावट दिख रही है। वहीं आईडीबीआई बैंक भी 1.5% गिरावट पर कारोबार कर रहा है। वॉल्यूम कहाँ ज़्यादा है? एस्टर डीएम का शेयर देखें 8% की तेज़ी है और वॉल्यूम जो है औसत से 13 गुना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। नाइका में भी 5% की गिरावट है। 6 करोड़ शेयरों की ब्लॉक डील हुई है और औसत से 6 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ भी देखने को मिल रहा है। फार्मा सेक्टर से नेटको फार्मा में 5% की अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है और वॉल्यूम जो है औसत से 5 गुना ज़्यादा यहाँ भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मॉइल पर एक अपडेट है। जून में मैग्नीज ओर प्रोडक्शन जो है वो 2% बढ़ा है और मैग्नीज ओर प्रोडक्शन 2% बढ़कर 1.68 लाख टन पहुंच गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। शेयर में हल्की सी तेज़ी देखने को मिल रही है। बायोकॉन पर भी एक अपडेट है। डेनोसुलैब के बायोसिमिलर को यूरोपियन कमीशन से मंजूरी मिली है और ये जो बायोसिमिलर है इस दवा का इस्तेमाल जो है कैंसर के इलाज में किया जाता है। 2% की तेज़ी शेयर दिखा रहा है। अंत में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करें तो कोटक बैंक पर मैक्वारी की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। लक्ष्य जरूर 2300 रुपये का रखा है लेकिन आउट परफॉर्म से डाउनग्रेड कर अब न्यूट्रल की रेटिंग दे दी है। इसी के चलते शेयर में 2 से 2.5% की आज कमजोरी देखने को मिल रही है। तो 3 बजे तक ये सारे अपडेट्स थे जिनकी वजह से इन सभी शेयरों में एक्शन आज देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, धन्यवाद आनंद। एक्शन एट 3 जो मार्केट्स में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने बताया और स्टॉक्स एंड न्यूज़ भी। लेकिन नायका पे फोकस है। तेजी वाले बाजार में नायका के शेयर आज में दबाव देखने मिल रहा है। इसके क्या रीजन है अभिषेक, जरा बताएं। शरद, देखिए रीजन तो पता ही था कि आज शेयर ही गिरेगा क्योंकि ब्लॉक डील की खबर आ रही थी और उनके पुराने निवेशक है हरिंदर पाल सिंह बंगा, वो हिस्सेदारी वैसे लगातार घटा रहे हैं और फिर से उन्होंने करीब 2.25% हिस्सेदारी घटाई है, ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं और 6 करोड़ शेयरों की ब्लॉक डील हुई है। अब ब्लॉक डील जो हुई है कल की जो क्लोजिंग प्राइस थी उससे 4% डिस्काउंट पर 200 रुपए का फ्लोर प्राइस था, उस पर हुई है। तो ये अंदाजा तो था कि नहीं ये शेयर गिरेगा और सिमिलर लाइंस पर आज हम देख रहे हैं कि 3 से 4% के आसपास की गिरावट पर ये कारोबार कर रहा है। अब हरिंदर पाल सिंह बग्गा धीरे धीरे करके लगातार हिस्सेदारी घटा रहे हैं। ये कंपनी में आईपीओ के पहले के निवेशक हैं और इनकी हिस्सेदारी करीब 8.5% 9.5% के आसपास हुआ करती थी। अगस्त 2024 में इन्होंने करीब 1.5% हिस्सा बेचा था तो हिस्सेदारी 6.5% से घट के हो गई थी करीब 5% और अब 5% में से 2.25% आप और निकाल दीजिए तो इनकी हिस्सेदारी करीब 3% के आसपास की रह जाएगी। जो पिछली बार जो हिस्सेदारी बेची थी वो 1.5% हिस्सेदारी करीब 850 करोड़ रुपए में उन्होंने बेची थी और ओपन मार्केट ये डील हुई थी। आज जो ब्लॉक डील हुई है ऐसे माना जा रहा है कि इसमें एफआईज कंपनी में एक्टिव हो सकते हैं और वो निवेश कर सकते हैं। नायका के अगर हम कारोबार की बात करें तो पिछले हफ्ते इन्होंने क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म नायका नाउ लॉन्च किया था। ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऑर्डर की डिलीवरी अब कंपनी 30 मिनट से लेकर 2 घंटे में कर देगी। तो एक नए स्पेस में कंपनी जा रही है और इसकी शुरुआत फिलहाल 7 शहरों से की गई है। तो ये कुछ अपडेट्स है। अब ये ब्लॉक डील होनी थी, मतलब एक निवेशक जा रहा है एक आ रहा है और हमने देखा कि शेयर में लोअर लेवल से रिकवरी ठीक ठाक आई है। नायका में रफ्तार इसने पकड़ी है। अब मे भी हो सकता है कि अब थोड़ा जो डिप आया है रिटेल के लिए इसमें मौका बन जाए। 200 रुपए के आसपास के भाव हैं, 4.5% के आसपास की गिरावट इसमें हो रही है। लेकिन महीने भर की अगर हम चाल की बात करें तो 4% प्लस ये शेयर आपको दिखेगा। 6 महीने में 22% चला है, यानी कि ये साल इनके लिए काफ़ी अच्छा गुजरा है जनवरी से लेकर जून तक का जो समय है और 24% के आसपास तक के रिटर्न्स कंपनी ने दिए हैं अब तक इस साल में। एक साल की अगर हम चाल की बात करें तो 17% ये शेयर आपको ऊपर दिखेगा। तो नायका ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस ब्लॉक डील होनी थी, डिस्काउंट पर फ्लोर प्राइस था तो शेयर गिरना था। आज हम गिरावट को देख भी रहे हैं, लेकिन क्या ये कंपनी यहां से अच्छी ग्रोथ के लिए तैयार है, ये जरा समझते हैं। विवेक जी, आपका व्यू क्या है एफएसएन ई कॉमर्स यानी कि नायका को लेकर? पहले वैल्यूएशंस वाले कंसर्न्स थे, शेयर को हमने नीचे गिरते हुए देखा। क्या आपको लगता है कि वैल्यूएशंस अब वाजिब हैं और एक अच्छे पुलबैक की उम्मीद करके चलनी चाहिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म में? देखिए, वैल्यूएशन कंसर्न तो अभी भी है। 2000 करोड़ 2100 करोड़ टर्नओवर की कंपनी अगर इतना मार्केट कैप लेके जा रही है तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन अभी भी अनकंफर्टेबल लेवल्स पे ही है
और जहां तक बग्गा साहब का सवाल है, जब स्टॉक अच्छा खासा ऊपर चल रहा था तभी निकल जाते। आज के दिन कंपनी में क्या हो रहा है, एक तो देखिए जो स्पेसिफिक कंपनी का मोड था या फिर एक जो ऑरा था, वो अब एक नॉर्मल एफएमसीजी कंपनी के बराबर आके रुक गया है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो जो नए नए ब्रांड्स है और जो नए नए आज के दिन बहुत मतलब बाजार में फ्लडेड ऑफ ऐसे प्रोडक्ट्स है जहाँ पे कंपटीशन सही में बहुत भयंकर यूज है। तो मैंने इनफैक्ट नायका के प्रोडक्ट्स को भी सुपरमार्केट्स में देखा है जहाँ पे बाई वन गेट वन की होड़ लगी हुई रहती है। तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे लगता है कि वैल्यूएशन अभी भी स्ट्रेस्ड है और यहाँ से अगर करेक्शन नहीं तो एटलीस्ट एक कंसोलिडेशन तो आपको पक्का देखना ही होगा। तो 2-3 क्वार्टर और रुको और सही में ये जो पहले स्टॉक डंपिंग का इश्यू था वो थोड़ा बहुत सॉल्व हुआ, अब सेल्स एक्चुअली में बढ़ रहा है क्या, ये वेट करके देखना पड़ेगा। तो बस मतलब या तो कंसोलिडेशन या फिर थोड़ा बहुत करेक्शन, इतनी उम्मीद है मेरी। तो एफएसएन ई कॉमर्स को लेकर बुलिश नहीं है विवेक जी, लेकिन अगर मान लीजिए क्विक कॉमर्स की बात करें विवेक जी, इटर्नल पहले भी आपसे बातचीत हो चुकी है, अब हम देख रहे हैं कि 260 के आसपास ये शेयर अगर गिर भी रहा है तो वहां से संभल के रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। अब इटर्नल एक क्या बेहतर विकल्प हो सकता है या फिर प्राइस पॉइंट ठीक नहीं है अभी? देखिए इटर्नल इनफैक्ट अपनी बात हुई थी जब मेरा जो फर्स्ट बाई था वो 48 रुपीज पे था इटर्नल पे, और उसके बाद में 300 के ऊपर निकल भी गए थे, तो उसके बाद में अभी तक लिया नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए बाजार में क्या होने वाला है कि इस स्पेस में आपको डुओपोली ही आगे चल के देखने को मिलेगी। जेप्टो कई फन एंड फायर के साथ आने वाला था आईपीओ, लेकिन उधर मुझे लगता है कि काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स लगे हैं, तो बहुत समय लग सकता है अगर वो कंपनी आने का वापस कोशिश भी करे तो कोई भी बाजार में अगर डुओपोली रहता है तो इस स्पेस में खाली डुओपोली आपको मालूम है दोनों कौन सी कंपनीज है, तो ये डुओपोली रहती है तो दोनों कंपनीज आगे चल के आपको बेनिफिट होते हुए दिखने वाली है। तो शॉर्ट मुझे लगता है कि लॉन्गर टर्म में आप अगर देख रहे हो, हाँ शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत वैल्यूएशन कंसर्न अभी भी है इटर्नल में, लेकिन आप मिड टू लॉन्गर टर्म अगर देखते हो तो इटर्नल और स्विगी दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। इटर्नल और स्विगी दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। चलिए एक और मेहमान को शो में शामिल कर लेते हैं। उसके बाद ड्रीम फोक्स सर्विसेज, ये शेयर पिटाई का शिकार हो रहा है, क्यों पिट रहा है, क्या आगे और गिरेगा, इस पर एक स्पेशल रिसर्च लेकर आएंगे। लेकिन लक्ष्मीकांत शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए आपके स्टॉक्स कौन से हैं? अब तो 3:10 के आसपास का समय होने जा रहा है, तो ये भी बता दीजिए कि क्या बीटीएसटी के लिहाज से भी आपके दोनों के दोनों शेयर वैलिड है? जी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, और मेरे को पैनलिस्ट को भी मेरा गुड आफ्टरनून जी। जो सबसे पहला ट्रेड मैं रेकमेंड करूंगा वो स्विंग ट्रेड है। मेरे रेडार में से जो स्टॉक आ रहा है वो है पीबीआर आइनॉक्स। सो करेंटली भी 980 के लेवल्स के आसपास चल रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें आने वाले समय में तेजी देखने को मिल सकती है। अगर हम इसके चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन का बेस फॉर्मेशन नजर आ रहा है हमें डेली के चार्ट पर। लक्ष्मीकांत जी आपसे गुजारिश करेंगे कोई और शेयर आप सुझा सकते हैं, क्योंकि ये जो शेयर है ना हमारे डेटाबेस में, हमारे कवरेज लिस्ट में है नहीं। कोई और शेयर आप जो बताना चाहें? जी हाँ, दूसरा जो शेयर है वो बीएससी लिमिटेड है जी। तो मुझे बीएससी पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न का फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है डेली के चार्ट्स पर। तो मुझे लगता है कि ये बीएनएसटी के हिसाब से काफी बेहतरीन लग रहा है, तो यहाँ पर हम करंट लेवल्स पे बाइंग करके चल सकते हैं। इसमें जो हमारे स्टॉप लॉस बनते हुए नजर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2740 के, और जो अपसाइड के जो टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2940 के। तो करंट लेवल पे एक बीएनएसटी का ट्रेड यहाँ पे लिया जा सकता है। तो 2740 का स्टॉप लॉस लगाना है और 2940 का एक्सपेक्टेड टारगेट हम अचीव कर सकते हैं कल के सेशंस में, या एक दो दिन का और सेशन ये स्टॉक ले सकता है। बट ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशन है वो अपसाइड का है जब तक ये 2740 के ऊपर ट्रेड करता है। 2740 के लेवल्स जब तक कायम रखता है बीएससी लिमिटेड के लिए, आप बुलिश है अंडरटोन, और इसी के चलते बीटीएसटी का कैंडिडेट अच्छी मजबूती, आज 2.5% की तेजी पर यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ। लेकिन जिस तरह इन स्टॉक्स में मजबूती है, एक स्टॉक है जो कि लगातार 2 सेशन से गिर रहा है, ड्रीम फोक्सा को एक बार स्क्रीन पर लेकर आएंगे। इस स्टॉक में आज तो गिरावट देखी गई है, लेकिन पिछले 2 सेशंस की अगर बात करें
दो ही दिनों में करीब 10% की गिरावट का शिकार बना है ड्रीम फोक्स। और इस गिरावट के पीछे की वजह क्या है, शरद हमें बता रहे हैं। शरद बताइए। जी बिल्कुल, कंपनी है ड्रीम फोक्स, नाम में ड्रीम रखा है, लेकिन ये ड्रीम कितना दिन तक चलेगा उस पर सवाल उठ रहा है। सबसे पहले बता दें, स्टॉक पे प्रेशर आ रहा है, 10% टूट गया है पिछले 2 सेशन में। और कंपनी अपने एक्सचेंज फाइलिंग में ही कही है कि आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक के साथ कुछ प्रोग्राम्स के साथ उनके करार जो है बंद हो जाएंगे 1 जुलाई से। अब ये इम्पैक्ट जो है उन्होंने खुद ही कहा एक्सचेंज फाइलिंग में कि ये मटेरियल नेचर में रहने वाले हैं। अब ऑफकोर्स याद रखिए, कंपनी का जो बड़ा ऑपरेशन है वहाँ पे थोड़ी सी इम्पैक्ट आ सकती है। और एक अपकमिंग आईपीओ भी आ रही है जिसकी हमने रिसर्च की है, ट्रैवल फूड सर्विसेज, उनका भी एक लाउंज बिजनेस है और उनका जो ऑपरेशनल पैरामीटर्स है इनसे बेटर है। एचएनआई सेलिंग भी दिख रही है कुछ काउंटर्स में। लेकिन सवाल उठता है कि ड्रीम फोक्स का क्या मोड अब मेंटेन होने वाला है, जिस तरह वो आईपीओ पे आए थे, कि जिस तरह भारत में क्रेडिट कार्ड्स बढ़ रहे हैं, एयरपोर्ट एक्सेस आ रहा है, यहाँ पे कुछ बाधाएं देखने मिल रही है। स्पीड ब्रेकर आ गया है, बहुत अच्छा वर्ड जो है आया है। लाउंज बिजनेस जो है बैंकर्स के साथ रिलेशन के साथ डिपेंडेंट रहता है। धीरे धीरे क्या हो रहा है कि बैंकर्स पे जो है थोड़ी प्रेशर आ रही है और बहुत सारे इंसेंटिव स्कीम जो क्रेडिट कार्ड के हैं, लाउंज एक्सेस के, उनको रोल बैक भी किया जा रहा है। एक और पहलू भी है, जो एयरपोर्ट ऑपरेटर्स हैं उनके पास डायरेक्ट ऐप्स भी है जहाँ पे आप डायरेक्टली लाउंज को एक्सेस कर सकते हैं। और उनका जो स्टांस है धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि मिडिलमैन को हटा देंगे। ये कंपनी एक मिडिलमैन जैसा ही है। अगर आपको एयरपोर्ट एक्सेस चाहिए तो अगर एयरपोर्ट ऑपरेटर ही दे रहा है आपको लाउंज एक्सेस, तो इन कंपनीज का क्या ज़रूरत है। तो इसलिए ऑफकोर्स मोड जो है क्वेश्चन हो रहा है। अब हम बात करते हैं स्टॉक ट्रैकर की, तो देखेंगे तो 1 साल में स्टॉक जो है लगभग 55% गिर चुका है। और अगर हम बात करें 2025 यानी कि ईयर टू डेट बेसिस पे वो 45% गिरा है। तो देखिए, शेयर होल्डर्स के लिए भी जो भारी नुकसान देखने मिला है। एक बार फाइनेंशियल्स पे भी नज़र डालते हैं कि क्या माजरा है पिछले 2 क्वार्टर के आंकड़े का। तो ये देखेंगे रेवेन्यू पैट दोनों में ही जो है गिरावट देखने मिला है। तो ऑफकोर्स फाइनेंशियल्स भी अब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और एक चीज़ और होता है म्यूचुअल फंड होल्डिंग। यहाँ पे देखें तो मोतीलाल ओसवाल जो है लगभग 7% स्टेक होल्ड कर रहे थे दिसंबर 2024 के क्वार्टर के एंड में। अब देखें तो उनका स्टेक जो है घट गया है, आधा से ज़्यादा उन्होंने बेच दिया है। 7% से घटा के अब उनका जो स्टेक है 3% का ही है मार्च के क्वार्टर में। तो ये तो कंसर्न है ही कि अब डीआई जो है अपने माल को जो ऑफलोड कर दिए है ऑलमोस्ट आधा स्टेक से ज़्यादा। और इंटरेस्टिंगली ये भी बता दूं कि जून के आंकड़े अभी तक अपडेट हुए नहीं है। उस आंकड़े में अपडेट में पता चला कि ये जो पोजीशन है शायद और भी गिर सकता है या कंप्लीट सेल भी हो सकता है। तो ऑफकोर्स इन्वेस्टर्स के लिए भी ठीक नहीं है, इकोसिस्टम के लिए भी ठीक नहीं है। और सवाल उठता है कि और भी भारी गिरावट देखने मिल सकता है। तो अगर ये होता है तो स्टॉक पे और सेलिंग प्रेशर देखने मिलेगा। ठीक है, शुक्रिया शरद इस जानकारी के लिए। तो ड्रीम फोक्स और लगातार पिटाई का ये शिकार हो रहा है शेयर ये। और हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल्स भी थोड़े से ना कॉम्प्रेस हुए हैं। और जो आंकड़े शरद शेयर कर रहे हैं कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी अपने स्टेक को ट्रिम कर रहे हैं। 2025 में ये जो शेयर है 45% गिर चुका है। तो वेल्थ इरोडर रहा है। काफ़ी धूमधाम के साथ इसकी लिस्टिंग हुई थी, लेकिन ड्रीम फोक्स में अब मतलब बड़े रिटर्न कह सकते हैं कि एक सपना ही बन के रह गया है ड्रीम फोक्स। विवेक जी, व्यू आपसे चाहिए। 217 रुपये का भाव, आज भी शेयर ये कमजोर। आपको कुछ उम्मीद है यहां से कि आप जो पूंजी है बांध ले, क्योंकि शरद जो कुछ बता रहे हैं उससे तो मामला काफी गंभीर लग रहा है कंपनी के लिए। देखो, ऑन द फेस ऑफ इट तो काफी डेंजरस लग रहा है और काफी नेगेटिव न्यूज है जो रेगुलर ट्रैवलर्स है मेरे जैसे, और ड्रीम फोक्स कार्ड मेरे पास भी है। देखो, 2-3 चीजें हैं। एक तो ये जो पहली जो अनकंफर्टेबल चीज है, कंपनी कुछ दिनों पहले ये कह रही थी कि कोई कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिलेशन नहीं हुए हैं, और ऐसा ही उन्होंने फाइलिंग में बोला था। लेकिन विद इन फ्यू डेज न्यूज आती है कि 1-2 बैंक्स ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट या तो टर्मिनेट हो चुका है या फिर ऑन द वर्ज ऑफ टर्मिनेशन है। तो जो ये जो बोला है वैसे नहीं हुआ है। इनफैक्ट वाज इट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या फिर इंटेंशनल था, ये बाकी तो रेगुलेटर्स देखेंगे। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि और दूसरी चीज ये है कि जितने भी जनरली इनका बिजनेस होता है क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू, और जितने भी क्रेडिट कार्ड्स है आज के दिन काफी पॉलिसी स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, और जो एक्सेसिबिलिटी होती है इन लाउंजेस की एयरपोर्ट्स में पर्टिकुलरली, वहां पे काफी सख्ती बरती जा रही है और बेनिफिट्स कम हो रहे हैं। तो उसका भी डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको ड्रीम फोक्स जैसे कार्ड्स पे देखने को मिलने वाला है। तो फिलहाल तो दूर रहिए,
क्योंकि ऑफलोडिंग हो रहा है। ठीक है, वैल्यूएशन अच्छा खासा अभी लग रहा है, मतलब इतना फेयर वैल्यूएशन पे आ गया ही, और नीचे जाएगा तो अट्रैक्टिव लगेगा। लेकिन ये जो सर्विसेज सही में और कितने कैंसिलेशन होंगे या नहीं होंगे, ये आपको वेट करके देखना पड़ेगा। तो जब धुआं उठ रहा हो तो वहां पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आग लग सकती है, क्या मालूम नहीं है। समझदारी भरा फैसला तो ये होना चाहिए। देखिए, बाजार में लोग आते हैं पैसे बनाने, और अगर लग रहा है कि नहीं बिजनेस को कोई थ्रेट है, और बड़े ऑपरेटर से अगर थ्रेट है, तो फिर आपकी जो पूंजी है उसकी सुरक्षा की पहले आपको सोचनी चाहिए। वैसे भी ड्रीम फोक्स की जो सीईओ हैं उनकी तरफ से मतलब एयरपोर्ट को एक तरह से उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस में वो एंट्री कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल तो 3% के आसपास से गिरावट, और इस साल काफी ज्यादा नुकसान हुआ है इसके निवेशकों को। एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हरीश जी के पास चलेंगे और उनसे समझेंगे कि बीटीएसटी एसटीबीटी के ट्रेड्स उनके क्या हैं, और लक्ष्मीकांत जी से भी कुछ शेयरों पर व्यू लेंगे। आप कहीं जाएगा नहीं। बिजनेस रजिस्टर हो गया। आपका क्लोजिंग कॉल में अब बीटीएसटी ट्रेड्स पे भी जो फोकस करते हैं, बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स। हरीश जी, आपके क्या कॉल रहेंगे? शरद जी, मेरे रडार पे एक स्टॉक है, ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास चल रहा है, नजारा टेक्नोलॉजीज देखा है तो। देखिए, नजारा टेक्नोलॉजीज में क्लियरली एक ट्रायंगल ब्रेकआउट दिया है स्टॉक प्राइस, और वहां से आज ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास चल रहा है। मुझे और वॉल्यूम्स भी एक अच्छा खासा गेन दिखा रहा है वॉल्यूम्स में भी। मुझे लग रहा है कि नजारा टेक्नोलॉजीज आज के लिए बाय करके जाना चाहिए बीटीएसटी के हिसाब से। और ऊपर मुझे लग रहा है कि टारगेट्स बनेंगे 1440 का पहले, बाद में 1480 का नेक्स्ट, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। आज के लो का आज का लो का 1380 का स्टॉप लॉस, सॉरी लो है 1320 का स्टॉप लॉस। ये बिल्कुल 1320 का स्टॉप लॉस नज़ारा टेक के लिए जो है इम्पोर्टेंट ट्रेड आ रहा है। लेकिन केमिकल सेक्टर पे भी थोड़ा बात कर लेते हैं। और ऑफ कोर्स दिल्ली में कुछ कुक हो रहा है, कुछ पॉलिसिटी जो इंसेंटिव्स है, या आप कह सकते हैं पॉलिसी की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट्स आने दिनों में आ सकते हैं। तो केमिकल सेक्टर पे जो है एज अ होल आप फोकस ज़रूर करिएगा। एंड ऑफ कोर्स प्राइसिंग वाइसिंग के तो हर मंथली अपडेट्स आते हैं, लेकिन कुछ एक पॉजिटिव जो है डेवलपमेंट्स हमें देखने मिल सकती है केमिकल सेक्टर में। एसआरएफ देखिए, नवीन फ्लोराइन देखिए, जीएचसीएल देखिए, टाटा केमिकल्स, इन सारे स्टॉक्स एक बार स्क्रीन पे लाते हैं। यहाँ पे जो है ऑफकोर्स थोड़ी मोमेंटम देखने मिल सकती है। पर ऑफकोर्स आज जो है एक कूलर लिया है केमिकल स्टॉक्स ने। लक्ष्मीकांत जी, केमिकल स्टॉक्स में पोजिशनली कुछ अच्छे स्टॉक्स है अभी करंट लेवल्स पे? बिकॉज देखिए नवीन फ्लोराइन, एसआरएफ, यहाँ पे मोमेंटम तो है अगर आप पोजिशनल प्ले पे देखें। यह शरद जी, अगर हम एसआरएफ नवीन फ्लोरिन को देख रहे हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी अपसाइड के अच्छे खासे मोमेंटम आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि जब भी यहाँ पर डिप का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो यहाँ पर बाइंग करना चाहिए। बट अगर हम आज के सत्र की बात करें तो टाटा केमिकल्स में हमें एक अच्छा बेस फॉर्मेशन नजर आ रहा है। डेली के चार्ट पर टाटा केमिकल में बेस फॉर्मेशन नजर आ रहा है, और मुझे लगता है कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है 950 के ऊपर। जैसे ही 950 के ऊपर टूटते हैं अपसाइड के लेवल, देन हमें यहाँ पर 980 तक के अपसाइड के मोमेंटम भी देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है टाटा केमिकल ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो हम यहाँ पर 920 का स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं, और आप अपसाइड के टारगेट जो दिखाई दे रहे हैं वो 980 तक के दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है टाटा केमिकल एक अच्छा बेट है आज के सत्र में, जहां पर बाइंग करके चला जा सकता है। टाटा केमिकल में आप बाइंग कर सकते हैं। 945 का भाव, 1% ऊपर ये शेयर कर रहा है कारोबार। बाजार बहुत रेंज में है और मतलब ठिठक के चल रहा है। आज उथल पुथल तो रही है, लेकिन ऊपर की चाल आ नहीं रही है। 25,400 पर निफ्टी संघर्ष कर रहा है, 50 अंकों की गिरावट। और अगर आप डे हाई से देखेंगे तो काफ़ी नीचे है। हमने देखा था कि 25,600 के आसपास पहुंचने की कोशिश थी, वहां से करीब करीब 250 अंक नीचे आपको निफ्टी दिखेगा। और निफ्टी बैंक की बात करें तो गिरावट फिलहाल है 200 अंकों की, 56,800 के नीचे आके कारोबार करता हुआ आपको दिखाई देगा। आईटी और फार्मा में हम देखने की थोड़ी थोड़ी बाइंग हो रही है। हरीश भाई, एक आईटी का शेयर मान लीजिए अगर चुनना हो अगर, तो आपके हिसाब से कौन सा शेयर स्ट्रक्चर अच्छा दिखा रहा है? इन्फोसिस और एचसीएल टेक, दोनों में से क्या चुनेंगे? की बात कर रहे हैं, देखिए आईटी में कुछ दिनों से एक बाइंग देखने मिल रहा है। लेकिन अगर स्टॉक स्पेसिफिक की बात करते हैं, देखिए इन्फोसिस की बात करते हैं पहले, तो इन्फोसिस एक रेंज में है स्टॉक
स्टॉक प्राइस अगर, लेकिन नीचे के लेवल से बिल्कुल बाइंग देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि इन्फोसिस में थोड़ा बाइंग के एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं इसमें, क्योंकि जिस तरीके से कंसोलिडेशन में है, ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के पास बोल सकता हूँ ये मुझे लग रहा है कि कुछ ही टाइम पीरियड में ब्रेकआउट भी देखने ऑलमोस्ट दिख सकता है, जो कि ऊपर के लेवल 1720 का बाउंस देखने मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है कि इन्फोसिस में मेरा बाइंग का रुझान रहेगा। अगर एचसीएल में देखा है तो एचसीएल रेजिस्टेंस के पास 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास रेजिस्टेंस के पास है। तो मुझे लग रहा है कि इन्फोसिस एक अच्छा बेट रहेगा करंट लेवल से बाई करने के लिए। और एक नैरो रेंज में अटका हुआ है इन्फोसिस का स्टॉक। मुझे लग रहा है कि जैसे एक स्टॉक जो है 1650 का लेवल ब्रेक कर देता है, मुझे लग रहा है कि शार्प रैली देखने मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है कि इस कंसोलिडेशन में इन्फोसिस को बाय करना चाहिए और होल्ड करना चाहिए। और नीचे के इसमें देखा है तो सपोर्ट्स बहुत छोटे हैं, ऑलमोस्ट 1590 का आसपास ही बेस सपोर्ट है, तो उसके सपोर्ट के साथ बाय करना चाहिए इन्फोसिस में। इन्फोसिस को खरीदने की आप कोशिश यहां से कर सकते हैं। 1617 रुपए का भाव है। एक और बढ़िया शेयर है, आज क्लोजिंग अच्छी देने जा रहा है, और शेयर है ऑयल इंडिया। आज हम देख रहे हैं कि ऑयल एंड गैस जो बास्केट है ना, उसमें एक्शन है। स्पेशली जो कंपनियां तेल निकालती हैं, जो उत्पादन करती हैं, वहां पर तेजी आपको दिखेगी। ओएनजीसी, ऑयल इंडिया दोनों चल रहे हैं। और ऑयल इंडिया में ऐसा लग रहा है कि तेजी एक शुरू होगी, क्योंकि पिछले 4 दिन की, अगर आप 3 दिन की क्लोजिंग देखेंगे ना, तो बहुत ही नैरो रेंज में हुई है। 27 जून को क्लोजिंग थी 433 की, 30 जून की 434 की, 1 जुलाई की 434 की, उसके बाद फिर 2 जुलाई की 435 की। 1 रुपए इधर उधर क्लोजिंग हो रही है। और आज हम देख रहे हैं कि अब ये शेयर निकल गया है 450 रुपए के ऊपर। बेहतरीन आज स्ट्रक्चर है इसका। लक्ष्मीकांत जी, ऑयल इंडिया चलने के लिए तैयार हो तो क्या बीटीएसटी यहां से भी करें? जैसा कि आपने खुद ही बताया कि पिछले 3 से 4 दिनों का जो सेशन था, काफी म्यूटेड एक्शन देखने को मिल रहा था। बट आज जिस तरीके से ब्रेक थ्रू मिला है इस स्टॉक में, तो मुझे लगता है तो एक सेंटिमेंटल शिफ्ट दिखाई देगा आने वाले समय में। जो आरएसआई है वहां पे भी पॉजिटिव क्रॉसओवर दिख रहा है, और आज ही इसने अपने 20 और 200 डीएमए के लेवल को भी रिक्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं इसके प्राइजेस। तो मुझे लगता है कि एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाइंग की जा सकती है। डाउनवर्ड जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है एक 440 के आसपास दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि जब तक इसके ऊपर इसके प्राइजेस मेंटेन रहते हैं, तब तक हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, और आने वाले सत्र में ये 475 तक के लेवल तक पहुंच सकता है। तो बीटीएसटी के लिहाज से ये स्टॉक बाइंग रिकमेंड किया जा सकता है 440 स्टॉप लॉस के साथ। 440 के स्टॉप लॉस के साथ इसको रेकमेंड किया जा सकता है। एक और शेयर इसी स्पेस से, एमआरपीएल। हरीश जी, जरा इस पर व्यू दीजिए। एमआरपीएल में कोई आपको बड़ा मूव यहां से दिख रहा है या फिर अवॉइड कर दें इसको? अभिषेक जी, अगर देखा जाए तो एमआरपीएल में एक साइडवेज बोल सकते हैं, लेकिन नीचे लेवल से बाइंग देखने मिल रहा है। अभी फिलहाल के लिए देखा जाए तो रेजिस्टेंस जोन है 152 के अराउंड। लग रहा है कि मल्टीपल टाइम्स ये टेस्ट किया है, लेकिन उसके ऊपर नहीं निकल पा रहा स्टॉक प्राइस। मुझे लग रहा है कि 152 के ऊपर क्रॉस करता है तब भी जाके इसमें बाइंग करना चाहिए। लेकिन आज का वॉल्यूम का हिसाब से देखते हैं तो एक अच्छा खासा बाइंग इनिशिएट हुआ लग रहा है नीचे लेवल्स पे। तो मुझे लग रहा है कि बाइंग जो भी करना है, मुझे लग रहा है 152 के ऊपर ही इनिशिएट करना है, नहीं तो मुझे लग रहा है कि फिर से एक बार कंसोलिडेशन में चला जाएगा स्टॉक प्राइस। तो बेटर है थोड़ा वेट करें, एक बार ब्रेकआउट के आने के बाद बाय करें, क्योंकि 152 के ऊपर मल्टीपल टाइम्स क्रॉस करने की कोशिश किया, फेल हो चुका है स्टॉक प्राइस। तो मेरा बाइंग रुझान यही रहेगा कि 152 के ऊपर ट्राई करें बाय करने के लिए एमआरपीएल। 153 रुपए के ऊपर एमआरपीएल आपको बाइंग करनी है। अभी 147 का भाव है। थोड़ा सा और चलेगा तो कंफर्ट आएगा, तो फिर आप इसमें तेजी की उम्मीद करके चलिएगा। चलिए बाजार की क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे, और निफ्टी की जो क्लोजिंग होने जा रही है वो 25,400 के आसपास फिलहाल तो दिख रही है। देखते हैं 25,400 के ऊपर होती है या नीचे होती है। उसके आसपास होगी। 50 अंकों की नरमी है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 56,800 के नीचे आज क्लोजिंग की तैयारी दिख रही है। 200 सवा 200 अंकों के आसपास की गिरावट आपको निफ्टी बैंक में दिखेगी। निफ्टी बैंक के अगर हम 12 शेयरों की बात करें तो आज हमने देखा था कि इंट्राडे के दौरान जो बड़े शेयर थे, यानी कि एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक, वहां से थोड़ा सपोर्ट तो आ रहा था, लेकिन आईसीसी बैंक फिसल गया है लाल निशान में। 3 शेयर आज मजबूती दिखा रहे हैं, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। लेकिन तेजी जो है काफी छोटी छोटी है, किसी भी शेयर में आधे % से भी ज्यादा की तेजी हम नहीं देख रहे हैं। बाकी कोटक बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक, पीएनबी, आईसीसी बैंक, ये तमाम शेयर आज गिरावट वाले शेयरों में शामिल रहे। अगर हम निफ्टी के सपोर्ट्स की बात करें कि किन शेयरों ने सपोर्ट दिया है, तो आज आप देखिए डॉक्टर रेड्डीज से सपोर्ट मिला, अपोलो हॉस्पिटल, हीरो मोटो, और इसके अलावा ऑटो में मारुति सुजुकी,
यहाँ पर बाइंग हुई। सिप्ला में थोड़ी सी बाइंग रही। इन्फोसिस का शेयर आधे % ऊपर आज बंद होने जा रहा है। लेकिन आज के अगर हम थीम की बात करें तो कैपिटल मार्केट में बीएसई चला। कूलिंग सेगमेंट में हमने देखा कि वोल्टास, ब्लू स्टार, हेवल्स, ये सारे के सारे शेयर चलते दिखाई दे रहे थे। केआई इंडस्ट्रीज, वायर एंड केबल में ये चलता हुआ दिखाई दिया। लेकिन जिन शेयरों में आज प्रॉफिट चेकिंग आई, आप देखिए पीएनबी के बिजनेस अपडेट अच्छे आए थे, लेकिन 3.5% ये शेयर टूटा। एफिसन ई कॉमर्स यानी कि नायका ब्लॉक डील हुई। प्रोमोटर नहीं, बड़े निवेशक ने इसमें हिस्सेदारी बेची अपनी और उसके चलते 4% ये गिरा। इंटरग्लोब एविएशन ये शेयर ऑल टाइम हाई पर थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ। 3% की गिरावट के साथ ये बंद हुआ है। और इसके अलावा टाटा कम्युनिकेशन, वेदांता और बंधन बैंक कुछ और शेयर रहे जहां पर हमने 2% से ज्यादा की गिरावट आज के सत्र में देखी है। तो कंसोलिडेशन में बाजार फंसा हुआ है। आज वीकली एक्सपायरी हो गई है और निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है करीब 50-55 अंक नीचे हुई है। 25,400 के थोड़े से नीचे जाकर निफ्टी ने क्लोज की है। देखते हैं मामला कहां पर जाके सेटल होता है। ये प्रोविजनल क्लोजिंग है और निफ्टी बैंक की जो क्लोजिंग हुई है वो 56,771 पर, यानी कि अहम जो सपोर्ट लेवल थे ब्रीफली उसके नीचे जाकर दोनों के दोनों इंडेक्स ने आज के सत्र में क्लोजिंग दी है। चलिए इसी के साथ इस शो को यहां पर समाप्त करेंगे। हरीश जी, लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और आज तमाम शेयरों को लेकर अपनी रणनीति हमसे साझा करने के लिए। फिलहाल शरद को और मुझे दीजिए आप इजाजत। ब्रेक के बाद देखिए प्रॉपर्टी को लेकर हमारा खास शो स्वदेश स्मार्ट शहर। नमस्कार।